So hello guys and welcome to the podcast number 36 ऑफ रिविजन। सॉरी भूल जाते हैं बीच बीच में। और यार आज की ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज इस चैनल पे दो बड़े रिटर्न्स हो रहे हैं। जैसे सर्वाइवर सीरीज़ में होते हैं ना रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक, वैसे ही सेम आज हमारे यहाँ पे रैंडी ऑर्टन है रेसल आर्मी से मिस्टर नयन, और सीएम पंक कॉमिक वर्ड से मोहित भैया। सीएम पंक बना दिया बहुत, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम बाद वापस आए ना भाई। मैं एरिक बिशॉफ हूं 10 साल, वैसे नैन कुछ टाइम के लिए गायब था। आप बताओ भैया पहले कैसा लग रहा है आपको पूरे एक साल बाद वापस आके? तो बढ़िया, सबसे पहले तो मज़ा आ रहा है। और अभी मतलब मुझे लगता है कि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो शायद मैं इतना कॉट अप नहीं था, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से मैंने थोड़ा सा फॉलो करना स्टार्ट किया है। जब से तुम लोगों ने मुझे बताया था तो फिर मैंने वो वीडियो देखा पूरा ब्लड लाइन का, और मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें। और फिर उसके बाद उन लोगों ने एक वीडियो और डाला था ब्लड लाइन का, हाँ, जो और आगे की पूरी ब्लड लाइन वाली चीज़ को जिन लोगों ने नहीं देखा है उसके साथ भी। तो फिर मैंने जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको भी मैंने दिखाया। मैंने कहा देखो भाई, ये जो मतलब मेरे कजिन्स वगैरह हैं जो लोग अब रेसलिंग को फॉलो नहीं करते, तो उन लोगों ने देखा तो उन लोगों को भी मज़ा आया। तो हाँ, मतलब वही है, कहते हैं ना, मतलब अभी पिछले कुछ टाइम से वो सेइंग चल गई है कि रेसलिंग इज कूल अगेन। तो हाँ, मतलब मज़ा आ रहा है। इससे मुझे एक टाइटल याद आया जो कि आपने अपने सेकंड चैनल पे दिया था। मतलब मैं क्या समझू, जो हमारे 5, 10, 15 हज़ार व्यूज़ आते हैं वो भी ना आए अब आप वीडियोस आप भी डालोगे रेसलिंग की? ना, अबे वो पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि लोगों को ऐसा लगने लग गया कि मैं वो उस पे करने, पता है ये एक्चुअली क्या है। नहीं टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे अच्छा ही लगता है, वैसे मैं मजाक कर रहा था, पर मुझे अच्छा लगता है कि मेन स्ट्रीम में बात हो रही है, कि पॉप कल्चर में इंक्लूड किया जा रहा है रेसलिंग को। जैसे आप पॉडकास्ट पे बात कर लेते हो थोड़ी बहुत, या आपने अपने सेकंड चैनल पे कर ली, तो अच्छा लगता है। और ये तो बीच में पंच देना हाँ, मैंने क्या ना, एक्चुअली क्या है, उस वीडियो को भी अगर तुम देखोगे ना तो मैंने उसकी स्टार्टिंग में ही बोला है कि बहुत सारे डेडिकेटेड रेसलिंग चैनल्स हैं इंडिया में। अगर तुम देखोगे तो तुमको रियलाइज होगा। मेरे को फॉलो मत करो, क्योंकि मैं तो मतलब अभी फॉलो करना स्टार्ट किया। मैं पहले देखता था फिर बंद कर दी थी, तो मैंने अभी फिर से देखना स्टार्ट किया है। तो मेरा पर्पस मोहित वर्स पे बहुत लंबे टाइम से ऐसा था, क्योंकि मैं जैसे कॉमिक वर्स पे डेडिकेटेड सुपर हीरोज और हॉलीवुड मूवीज़ को लेके बात करता हूँ, और वो एक पैटर्न्ड वीडियो होता है, राइट। और फ्लिक वर्स पे भी सेम बॉलीवुड मूवीज़ और इंडियन मूवीज़ को लेकर होता है। लेकिन मैं एक ऐसा वो चाहता हूँ कि जहाँ पर मैं हर चीज़ के बारे में बात कर सकूँ, बिकॉज आई वॉच अ लॉट ऑफ स्टफ, आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ स्टफ। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत लंबे टाइम से करता हूँ। मैं गेमिंग करता हूँ काफ़ी, मैं WWE भी पहले देखता था, अभी फिर से शुरू करी है। तो मुझे लगता है कि मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में मैं कहाँ बात करूँगा। तो मेरा ये है कि मतलब मैं बस कैमरा रखूँ एंड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। बस प्रॉब्लम ये थी, ये चीज़ मैंने काफ़ी लंबे टाइम से सोची थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को बीच में शोल्डर इंजरी हो गई, तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बैक ट्रैक हो गई, तो मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब वो मोहित वर्स पे मैंने उस चीज़ को करने का सोचा है। इनफैक्ट जैसे अभी पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते तो मैं सोच रहा था कि कुछ उठा करके रख के और शूट करता। तो वो था मेरा, मतलब बहुत लंबे टाइम से प्लान था। वो वाला कीड़ा तो होता है, मतलब कंटेंट क्रिएटर के मन में होता है यार, कि जो मेरे पास आ रहा है वो कैसे डिलीवर करूँ, कहीं भी शेयर हो जाए वो चीज़। हाँ, मतलब मेरा पर्पस बस ये कि ऑडियंस से कनेक्ट करना, बस ये, नथिंग एल्स। अरे हाँ, उस पे ऐसा व्यूज का नहीं है कि मतलब उस पे इतने व्यूज आ जाए उतने व्यूज आ जाए, नहीं, मेरे को वो नहीं चाहिए। बस ऑडियंस से कनेक्शन होना चाहिए, नथिंग एल्स। यहीं से मैं सोच भी रहा था एक टाइम पे कि भाई जैसे आप तो जैसे एक ड्रीम लाइफ नहीं होती टीनेजर्स की, जैसे डॉक्टर भी है और सुपर हीरो फैन भी है, आपने कॉमिक बुक्स वगैरह ये भी सब रीड किया है, आप WWE फैन भी हो और चला भी रहे हो सब कुछ, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? और मैंने शायद पिछली बार भी पूछा था आपसे कि इतना टाइम मैनेजमेंट तगड़ा है आपका, या क्या, कि कैसे सब कुछ टाइमली हो रहा है? अब पता है इसमें ना, देखो चीज़ें सैक्रिफाइस तो होती हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जो मेरा वो डॉक्टर वाला प्रोफेशन है वो मतलब अब काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि मतलब अब ऑफ कोर्स आप इतना कंटेंट कंज्यूम करोगे तो फिर कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ को आपको करना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सैक्रिफाइस होती है, लेकिन मतलब आई डोंट माइंड इट, क्योंकि मतलब ये चीज़ मतलब ऐसी है ना कि जिसको मैं एंजॉय करता हूँ इन द फर्स्ट प्लेस, वो भी एंजॉय करता हूँ, ये भी एंजॉय करता हूँ, दोनों चीज़ें हैं। और आई लाइक डूइंग दिस, मेरे को मज़ा आता है, किसको नहीं आएगा।
तो ये है। सही बात है। वही मैं कह रहा था, जैसे एक सेइंग है कि भाई रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, कि जो कर रहे हैं मजा आ रहा है उसमें। हाँ मतलब मेरे को देखो वो काम करने में मजा आता है। जैसे कोविड था जब, तो कोविड के टाइम पे भाई मैंने कितने कितने घंटे काम किया है कोविड की जब मतलब दोनों वेव्स में, भयानक, सोच भी नहीं सकते। हाँ तो वो मतलब बस वही है कि ये मतलब कंटेंट कंज्यूम करना है, मजा आता है तो करते हैं, जो जो चीज़ अच्छी लगती है सब करते हैं। अभी आपका कोई दिल्ली वाला इवेंट भी है ना, मुझे इतना ही पता है दिल्ली वाला इवेंट है हाँ ज़्यादा, हम थोड़ा सा लोग उसके 3 बारे में अप्रैल बता को दो प्लान कि कर रहे हैं मैन ऑफ कल्चर का इवेंट। क्या थोड़ा सा बता दो उसके बारे में, क्या है क्या नहीं। ऐसा मतलब मीटअप टाइप का है कि मतलब हम लोगों ने कुछ भी अभी तक किया नहीं और काफी लंबे टाइम से सोच रहे थे मीटअप करने का। तो आप 3 ही होंगे वहाँ पे ना? हाँ और भी हम 3 रहे। तीन नहीं हम 3 है उसमें। ओके। और यही सोच के हम लोगों ने किया था कि मीटअप किया नहीं है। पैसा तो बहुत लगा होगा करते हैं उसमें, पैसा लगा होगा उसमें ठीक ठाक? बहुत बहुत भाई चलो, पर वही है सबका फैन एक्सपीरियंस, ये सब जो भी होता है। हाँ मतलब हम लोगों का ऐसा सोचना पड़ता है कि मतलब ऐसा नहीं करना था हमको कि बस एक जगह बोल के और कि आ जाओ और भीड़ इकट्ठा कर ली, वो नहीं मूड था बिल्कुल भी। क्योंकि मतलब फिर वो करने वो मतलब फिर वो तो कोई भी कर लेता है ना, वो तो कोई भी कर सकता है। जब आप प्रीमियर पे गए थे ना, तो मुझे याद है कि उस टाइम पे आपने पॉडकास्ट पे बात की थी कि काफ़ी प्लान्ड ऑर्गेनाइज चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाके अच्छे से होता है एग्जीक्यूट। क्योंकि हम तीनों का ही इसमें एक मतलब सिंक्रोनाइज्ड माइंडसेट है कि मतलब कुछ भी करो तो वो ऑर्गेनाइज्ड फील होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब आपने बहुत हैफेजार्ड वे में बस उठा करके खिचड़ी बना दी, तो वो हम नहीं करना चाहते थे शुरू से। तो हम लोगों ने बस ऐसे करके ये प्लान किया और इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। ओके गाइस, आप सोच रहे होगे नयन से मैंने बीच में बात नहीं की और नयन कुछ बात भी नहीं करा, तो नयन से क्या बात करनी भाई? नयन भाई दगाबाज, इतने टाइम से कहाँ थे आप? तुम लोग की पॉडकास्ट क्यों नहीं आ रही थी इतने दिनों से, क्या चल रहा है? मैं सोच रहा था कि मैं बताओ नयन, क्यों नहीं आ रही पॉडकास्ट? नयन कहता है भाई पता है मैं फ्लूइड के इंटरव्यू करता हूँ, मैं नहीं करता छोटे लोगों के साथ काम। नहीं यार, एक्चुअली दिक्कत ये चल रही है कि जब मैं खासकर अभी मेरे साथ ही चल रही है, कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, थोड़ा जॉब को लेके सीन है। फिर जब जय फ्री होगा तो फिर मैं फ्री नहीं होता, जब वो फ्री होता है वैसे ये अधिकतर ये टाइम निकाल लेता है, मेरा नहीं हो पा रहा है। बट हाँ धीरे धीरे वापस बैक टू ट्रैक आ रहे हैं और अब कोई वो बहाने वाली चीज़ नहीं, अब आना ही है, वापस कम बैक करना है अच्छे से। भैया आ चुके हैं, अच्छा शुभ शुरुआत हो रही है वापस से हम लोगों की, तो कंटिन्यू करेंगे, अच्छा रेसलिंग कंटेंट डालेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास, अभी हमने तीर निकालेंगे हमारे कमांड में से और मारेंगे तीर, अच्छी चीज़ें करेंगे, और बहुत सी चीज़ें हैं। एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छा टाइम भी है। सही बात है, सही बात है। तो यू गाइस शुड, काफी अच्छा ये हमारा एवेंजर फेज चल रहा है, राइट? एवेंजर वाला एग्जैक्टली एंड गेम फेज है, इन्फिनिटी वॉर एंड गेम फेज। एक्चुअली नहीं, ये इन्फिनिटी वॉर फेज है क्योंकि थानोस तो अभी आया ही है। राइट उस तरह देखा जाए तो एग्जैक्टली बहुत सी चीज़ें हैं यार, मन में इतनी सारी चीज़ें हैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं इस पूरे आर्क को लेके। इतने सारे दिमाग में सिनेरियोज बन चुके हैं, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और पता है मोहित भैया, ऐसा है कि जय और मैं जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, हमने शायद 1 साल जो पहले प्रिडिक्ट किया था वो अब जाके सब हो रहा है। अपन ने करी थी इस बारे में, राइट? इन डिटेल हम लोगों ने बात की थी एंड वो चीज़ें वैसी ही प्ले आउट हुई। पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान ने क्या चाहा। एंड फिर हम लोग ऐसे एक बार चैट पे बात कर रहे थे कि रॉक ना अपना वो पॉपुलर सेगमेंट वापस लेके आएगा, रॉक कॉन्सर्ट, वो वापस आ गया। अभी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने मैनिफेस्ट सोच रखी है, मैंने सोच रखी है, जय ने। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके सामने भी कि क्या क्या आगे हम लोगों को लगता है हो सकता है, क्या चेंजेस आएंगे। और वो हमने पुराने रॉक के करियर में से एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि मेरे हिसाब से द रॉक जो है वो अपने फैंस को नॉस्टैल्जिया देना चाहता है, वो अपने ओल्ड स्कूल जो एटीट्यूड एरा फैंस है उनको वापस लाना चाह रहा है। बिल्कुल, आई एम ऑल अप फॉर इट, आई हैव बीन। मैं तो भाई रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर, इन लोग को तो भाई बहुत फॉलो किया। एटीट्यूड एरा, रूथलेस एग्रेशन एरा, टेक इट ऑल आउट, आई एम ऑल अप, राइट? और ये वाला मैनिया तो इट्स वेरी क्रेजी, क्योंकि तो बेसिकली जो रॉक का आना हुआ, मतलब बहुत वैसे प्लान तो था रॉक का आना, ठीक है, बट जो जैसे सब कुछ प्ले आउट इन लोगों ने किया, वो ऑब्वियस सी बात है, विंस मैकमैन ने जो अपनी
असीम ताकतें दिखाई, उसके कारण हुआ है जो भी हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी लोगों के काफ़ी सारे ओपिनियन है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि विंस ने किया है, काफ़ी लोग कह रहे हैं नहीं किया, बट वो अलग चीज़ें हैं, वो लीगल मैटर है, उसमें हमको जाना नहीं है, हम एंटरटेनमेंट देखते हैं और हमें उसमें भी फ़ायदा देखना है। तो द रॉक आया, जिस तरीके से कोडी फैंस ने फिर क्राई किया, जो भी किया, इनिशियली मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें क्या मिल रहा है और तुम किसके लिए क्या कर रहे हो। बिकॉज मैं आज भी मानता हूँ कि कोडी रोड्स का आर्क कभी भी इतना प्यारा नहीं होता अगर रॉक नहीं आता, तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है, ये मेनिया बहुत बोरिंग मेनिया हो जाती है अगर ये बहुत सिंपल और प्लेन चलता तो। हाँ, द रॉक आया, ऑब्वियसली देखो ये पता है, अगर वो आता नहीं आता ना तो ये बिल्कुल जो पिछला मेनिया था ना उसका रिपीट टेलीकास्ट होता विद आई थिंक कोडी रोड्स विनिंग और लूजिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है। सही बात। राइट। एंड मेरे को तो लग भी नहीं रहा था कि अगर रॉक नहीं आता तो WWE और TKO जो अभी कंपनी है, क्योंकि अभी उनका UFC का भी कुछ केस चल रहा था, तो 300 मिलियन उन लोगों ने दिए हैं अभी कल परसों ही। तो उस सिनेरियो के अंदर TKO रोमन को लूज नहीं करती, ठीक है। एंड अभी भी मैं बहुत डाउट में हूँ उससे रिलेटेड, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, ठीक है। एंड अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोडी इज नॉट अ ड्रॉ जितना रोमन है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, क्योंकि अभी उसकी एक हाइप है, लाइक डैनियल ब्रायन की थी एक टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जैसे ना इसको ऐसे इस टर्म्स में सोचो कि एक मैजिशियन की ट्रिक तब तक ही सबसे बेस्ट होती है जब तक वो अपना मैजिक ट्रिक को रिवील नहीं करता, राइट। सो अ डिफेंडर इज एज गुड तब तक वो बहुत अच्छा है जब तक वो चैंपियन नहीं बनता, और द मोमेंट ही बिकम्स द चैंपियन वो फिर उसके पास कुछ है नहीं ना, वो अंडरडॉग नहीं है, फिर वो चैंपियन है, फिर उसके पास राइट जी, देन ही जस्ट हैज टू डिफेंड द टाइटल। फिर उसके पास टेबल पे लाने के लिए क्या है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, तो फिर आपको कुछ अलग करना जैसे पड़ेगा। सेथ के साथ है ना, सभी चाहते थे सेथ वर्ल्ड चैंपियन बन गया, लेकिन अब बोल रहे कि रेन उतना मजा सा नहीं आया। एग्जैक्टली हाँ, बेबी फेस उतना लॉन्ग टर्म देखा जाए तो नहीं रह सकता उतना जैसा कि हील रह सकता है। वही, और मतलब अभी जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे जॉन सीना था, जॉन सीना वाज बेबी फेस थ्रू आउट, राइट। तो वो एक अलग टाइम था, एंड नाउ वी लिव इन अ डिफरेंट टाइम। अब लोग, मुझे लगता नहीं कि मतलब वो बेबी फेस, तुम्हें लगता है क्या बेबी फेस को बहुत लंबे टाइम तक लोग वो करेंगे? नहीं ना अब एंटी हीरोज का टाइम आ चुका है कि थोड़ा सा डार्क कैरेक्टर हो। जॉन सीना की एक सेइंग है जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, उससे एक बार पूछा गया कि आप कभी हील क्यों टर्न नहीं किया, उसने ये रिवील किया जब वो रॉक के साथ राइवलरी में था, उसका म्यूजिक बन चुका था, उसका कैरेक्टर डिजाइन हो गया था, वो हाँ, तो वो बनने वाला था हील, बट नहीं बना। उसका एक रीज़न था, उसने बोला अगर मैं हील बनता तो मैं रैंडी के अगेंस्ट बनता, बिकॉज एक अच्छे सुपर हीरो को एक उससे भी अच्छा सुपर विलन चाहिए। जब तक एक अच्छा सुपर विलन नहीं है ना आपके पास, एक फेस कभी भी एक सर्टेन लेवल पे नहीं चल सकता। अब लोग कह रहे हैं नेक्स्ट कि अब रैंडी ऑर्टन जब टर्न करेगा कोडी पे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो हो सकता है 1 साल तक कोडी को कैरी करके चल ले, क्योंकि इनकी लेगेसी वाली स्टोरी लाइन है, बहुत सारे इनका पर्सनल स्टफ है। कोडी का डेब्यू हुआ था विद अ स्लैप ऑफ डस्टी रोड्स को स्लैप कर दिया था रैंडी ने, तो इसका सब कुछ जो इनकी लेगेसी बनी थी उसके अराउंड है। बट आई स्टिल बिलीव कि कोडी रोड्स को जिताना अभी अच्छा है, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग, क्योंकि फिर ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रोमन को हम लोग वो कर देंगे, फेस टर्न कर देंगे, वो गंदा डिसीजन होगा, बहुत ही ज्यादा गंदा। अच्छा चलो, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली यहाँ से व्हाट डू यू सी कि अगर कोडी रोड्स और रोमन रेंस की फाइट होती है, एंड हु डू यू सी विनिंग, कोडी रोड्स या रोमन रेंस? ऑब्वियसली अभी भैया कोडी रोड्स के 80 to 90% चांसेस है जीतने के। तो अगर कोडी रोड्स यहाँ से जीतता है तो फिर रोमन रेंस का क्या होगा? वेयर डज रोमन रेंस गो फ्रॉम? अभी सुना था ऐसे रूमर्स के अकॉर्डिंग रोमन और रॉक की एक ट्रायोलॉजी चलने वाली है, 3 मैचेस होंगे इनके बीच, शायद समर स्लैम कोई सऊदी का इवेंट हो जाए और शायद नेक्स्ट रेसलमेनिया 41। तो हाँ, मतलब एक सऊदी में होगा, एक समर स्लैम में होगा, एंड देन तो वो मतलब मे बी रॉक विल बिट्रे हिम इन रेसलमेनिया, वो जो वो वाला है और ये वाला है, राइट। काफी ऑब्वियस नहीं है वो? ऑब्वियस तो हाँ वो तो है ना। तो फिर वो रोमन को बेबी फेस बना देंगे और रॉक को हील ही रहने देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है रोमन हील ही रहे, रॉक फेस बन जाए कि भाई इसने बेबी फेस की हेल्प की ना, द बिगेस्ट बेबी फेस कोडी रोड्स, तो वैसा भी हो सकता है। अच्छा भैया, आपको ये नहीं लग रही प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि सेथ रॉलिंस फोर्स किया गया इस टैग टीम मैच में,
आई थिंक ऑब्वियसली बिकॉज सेथ रॉलिंस के पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। तुम सोच के देखो ना। हाँ मतलब देखो सेथ रॉलिंस का ओपोनेंट था सीएम पंक, राइट? मतलब ऑफ कोर्स वो लोग सीएम पंक को इसीलिए लेके आए थे क्योंकि सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक हैड ए हिस्ट्री। और जब सीएम पंक आया भी था तो सेथ रॉलिंस कैसे पागल टाइप का हो रहा था। तो सीएम पंक वाज डेस्टिन्ड टू विन एलिमिनेशन चैम्बर एंड गो इन रेसलमेनिया, लेकिन वो उसको इंजरी हो गई तो फिर वो ड्रू मैकिंटायर को लेके आए। आई थिंक ड्रू मैकिंटायर का भी प्लान नहीं था, बट वो सिंस वो इतना खतरनाक हील टर्न लिया उसने कि लोगों को उन्होंने कहा यार चलो ठीक है लेट अस पुट हिम इन। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भाई फंसाओ इसको इधर। पहले था गुंथर का प्लान कि गुंथर आईसी टाइटल ड्रॉप करेगा, रॉयल रंबल जीतेगा और सेथ को चैलेंज करेगा। सीएम पंक आया, गुंथर साइड लग गया, फिर सीएम पंक साइड लग गया। फिर उन्होंने सोचा जब तक ये कोडी वाले हैशटैग्स नहीं चले थे कि कोडी और सेथ करवा लेते हैं, तभी वो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे ना, जहाँ सेथ बोलता है कि डस्टी की टाइटल ये वाली है जो मेरे पास है वर्ल्ड टाइटल, तो इसके लिए चैलेंज कर, तो क्यों उस कॉर्पोरेट टाइटल के लिए जा रहा है। तो तब वो था प्लान। अब एट द एंड ड्रू मैकिंटायर तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आया है। तो ये सारा, और ऐसा भी लग रहा है ना सेथ का अपना मैच हो रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप पे, वो क्यों घुस रहा है इस वाले मैच में, मतलब उसको क्या पड़ी। वैसे भी सेथ और कोडी कोई भाई तो है नहीं, इतने दोस्त बड़े सगे या इनकी तो अपनी हिस्ट्री रही है। और कहीं ना ये वो जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाला मैच है ना, उसको बहुत ज्यादा अंडरमाइन भी कर देता है। तुम्हें नहीं लगता? मतलब तुम सोच के देखो कि वो भी चैंपियनशिप, मतलब दोनों चैंपियनशिप इक्वलेंट है ना। हाँ राइट, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई उन दोनों को इक्वली तो प्रेजेंट कर रहा है। तो फिर आप मतलब एक तरह से देखा जाए तो फिर लेकिन वो अंडरमाइन हो गया ना, वो मैच पूरी तरह से ओवरशैडो हो गया। ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस की तो कोई भी राइवलरी भी नहीं हुई रही है। इनफैक्ट सेथ रॉलिंस उसको ओपोनेंट भी कंसिडर नहीं कर रहा है, खुद ही बोलता है। खुद ही बोला उसने कि भाई मैं तुझे लास्ट पे रखूंगा जिसकी बारे में टेंशन ले रहा हूँ। हाँ वो उसका, अभी मैं देख रहा था भाई, वो उसका एंट्रेंस म्यूजिक भी खत्म नहीं होने दे रहा, बीच में से एंटर कर गया वो। तो वो मतलब वो काफी वो हो गई है, ओवरशैडो हो गई है वो पूरी चीज। मैंने कमेंट्स में देखा था कि अगर सेथ की जगह यहाँ पे रैंडी ऑर्टन होता ना तो बेटर चीज़ लगती, क्योंकि कोडी और रैंडी की वैसे ही बहुत हिस्ट्री रही है, साथ में अभी मिले भी थे। कोडी वापस लेके आया रैंडी ऑर्टन को रिटर्न, ऐसा दिखाया था स्टोरी में, तो ज़्यादा सेंस बनाती चीज़। रैंडी ऑर्टन का क्या चल रहा है? रैंडी ऑर्टन तो दिखा भी नहीं मेरे को पिक्चर में। लोगन पॉल और केविन ओवेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अच्छा हाँ राइट, रैंडी ऑर्टन का उधर है, बट एलिमिनेशन चैम्बर में जो हुआ था काफी अंडर यूटिलाइज्ड लग रहा है ना, मतलब। हाँ वो तो लगा मुझे भी काफी। मैं तो चाहता था वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में चला जाए रैंडी, पर शायद प्लान्स वैसे थे। मतलब आई थिंक रैंडी ऑर्टन हैज वन मोर टाइटल रन अंडर हिज बेल्ट नाउ। मतलब एक टाइटल रन तो है एटलीस्ट। एक तो क्या, अब आपने वो देखा होगा लोगन पॉल के साथ पॉडकास्ट जो आया था रैंडी ऑर्टन का, अगर नहीं देखा उसमें बताया, उसमें पूछा था लोगन पॉल ने कि क्या चाहते हो कि जॉन सीना या रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड ब्रेक करना। तो रैंडी ऑर्टन का सिंपल है कि भाई जितने रिकॉर्ड्स हैं मैं तो सारे ब्रेक करके जाऊंगा, अगले 10 साल में यहीं पे हूँ। तो उसका है कि, और उसका अपना है कि मैं 20 बार चैंपियन बन के जाऊँगा, 14 टाइम्स वो ऑलरेडी चैंपियन है, तो अगले 10 सालों में 6 बार तो बन ही जाएगा। हो गया भाई, ये तो ठीक है अगर वो इंजर नहीं होता है तो। बाकी फिलहाल अभी की बात करें जो लोगन पॉल के अगेंस्ट मैच होने वाला है, मुझे नहीं लग रहा वहाँ पे ऑर्टन या केविन में से कोई भी जीतेगा। आई थिंक रिटेन हो जाएगी चैंपियनशिप, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो क्लीवलैंड ओहायो की अभी समरस्लैम अनाउंस हुई जो कि लोगन पॉल ने की, और एक तो प्राइम वाला वो बड़ा गंदा है मैट पे जो प्राइम आएगा, वो आपको कैसा लगा? मेरे को भी अच्छा नहीं लगा तो वो सारा सीन है। आई थिंक लोगन किससे ज़्यादा फ़ायदा निकाल सकती है WWE बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो वही जीतने वाला है इसमें। बाकी हाँ वही बात थी कि आपको क्या, रैंडी ऑर्टन अगर इस मैच में होता ब्लड लाइन वाले में तो क्या बेटर चीज़ लगती? हाँ मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन को होना चाहिए था। मतलब एक्चुअली सेथ रॉलिंस का ना उस पूरे सिनेरियो में होना डज नॉट मेक एनी सेंस, ऑल्दो मतलब वो अच्छा कर रहा है, मतलब ही इज गुड। मतलब जैसे वो रॉक भी बोल रहा था तो फिर उसने आके उसको बोला कि वो मिडिल एज क्राइसिस और वो सारी चीज़ें हैं, एंड मतलब ही इज डूइंग गुड। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब उस वजह से अगर वो चैंपियन नहीं होता ना, नहीं होता हाँ तो इट वुड हैव बीन फाइन। लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज चैंपियन, और छोटा मोटा नहीं, वो इक्विवेलेंट वर्ल्ड चैंपियन है ना। हाँ बड़ा चैंपियन है जिसका मैच है, वही जिसका दूसरे ओपोनेंट से मैच है, जिसका उस पूरी स्टोरी लाइन से कोई कनेक्शन भी नहीं है,
और वो बोल भी रहा है ड्रू मैकिंटायर उसको कि तू मत इन्वॉल्व हो क्योंकि फिर इसमें ब्लड लाइन इन्वॉल्व हो जाएगी एंड आई डोंट वांट दैट, क्योंकि मैं दो बार चैंपियन बना हूं और वो पब्लिक के सामने भी नहीं था। तो मतलब मेरे को चाहिए कि मतलब अब मैं चैंपियन बनूं एंड इट हैज टू बी डन इन द राइट वे। तो वो अच्छा, तुमको क्या लगता है कि सेथ रॉलिंस रिटेन करेगा कि नहीं करेगा? मुझे नहीं लग रहा रिटेन करेगा, पता नहीं, अब बहुत रेन काफ़ी लंबा हो गया। और अगर वैसे देखा जाए रियल पर्सपेक्टिव से तो सेथ को इंजरी भी है, उसने सर्जरी वगैरह करवानी थी, काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो वो सब भी करवा सकता है अगर रेसलमेनिया 40 में हार। मेरे पास एक बेटर आर्क है इससे रिलेटेड, ड्रू का शायद उससे सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, सबका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 2-3 चीज़ें मुझे लगता है सेथ रॉलिंस का इस प्लेस में होना मेक सेंस। अब मैं बताता हूँ कैसे, थोड़ा बहुत मेरे जो दिमाग में है वो ऐसे कि अभी ऐसा एक पूरा सर्कल बन गया है ना कि कोडी रोड्स इज ट्राइंग टू इग्नोर हिम। वो थोड़ा सा उसको ऐसे, यार तेरी ज़रूरत नहीं है, कोडी रोड्स इज़ लाइक दैट। वो मैंने देखा है काफ़ी बार, अगर आप उसके एक्सप्रेशंस भी देखोगे जब सेथ रॉलिंस कुछ बोलता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस आते हैं। एंड कोडी रोड्स इज़ वेरी गुड विद हिज एक्सप्रेशंस, और वो जो अपनी इनिशियल प्लॉटिंग जो करता है जिस तरीके से, वो अच्छी लगती है मुझे। दूसरा, अभी काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि सेथ रॉलिंस सबसे बड़ा हरामी है, वो कभी भी किसी को भी बिट्रे कर सकता है। तो कुछ लोग ये भी थ्योरी था, उससे अभी इंटरव्यू हो रहा था, माइकल कोल ने लिया था, तो उसने पूछा भी था ना कि हाउ कैन यू ट्रस्ट सेथ रॉलिंस। ये तो लास्ट पर्सन होना चाहिए जिसे तू ट्रस्ट करे। राइट। और कई लोग तो बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से क्रॉस हो जाएगा कि रॉक उसके तरफ है एंड रोमन ने भी कुछ प्लान्स बना रखे अपने ओल्ड शील्ड ब्रदर के साथ, और वो एक क्रॉस हमको थोड़ा सा बिट्रेयल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। काउंटर पॉइंट है बट मेरे पास कि जैसे मुझे नहीं लग रहा कि सेथ बेट्रे करेगा यहाँ पे कोडी को। मान लो वो नाइट 1 पे बेट्रे कर देता है तो नाइट 2 पे फिर उसका सेथ और ड्रू का मैच हो रहा है ना, तो ड्रू हील है ऑलरेडी और सेथ एक सबसे बड़े बेबी फेस को बेट्रे करके आया पिछली नाइट पे, तो थोड़ा सेंस नहीं बनेगा चीज़ों को, दोनों हील हो जाएंगे। आगे क्या होगा पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा यार। ड्रू मैकिंटायर, मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि अभी ड्रू मैकिंटायर और सेथ के मैच में भी एक स्पेशल गेस्ट रेफरी आने वाला है जो कि है सीएम पंक, क्योंकि सीएम पंक आने वाले रॉ के लिए एडवर्टाइज्ड है। एंड ड्रू मैकिंटायर करेगा यार, वो होस्ट करेगा रेसलमेनिया। हाँ, होस्ट भी कर सकता है, क्या पता है स्पेशल गेस्ट रेफरी भी बन जाए, यू नेवर नो, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर काफी शॉट्स ले रहा है उस पर, ठीक है। तो वो ड्रू की हैप्पी पार्टी खराब करने के लिए बोले, अच्छा ठीक है तुझे बहुत मजा आ रहा है, तुझे मेरा नाम लेना है, तो मैं एक काम करता हूँ, आई एम इंसर्टिंग माई सेल्फ इन टू योर मैच एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी, वो भी अच्छा होगा। बट अब मैं आगे थोड़ा सा सीन, इसका एक और अल्टरनेटिव बताता हूँ कि सेथ का होना सेंस क्यों बनाता है। सेथ को ये अभी इग्नोर कर रहे हैं जो भी चीज़ें चल रही है, और हम आ जाते हैं रेसलमेनिया के बाद, जस्ट रेसलमेनिया के बाद, और सेथ रॉलिंस हार गया बिकॉज उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ था कोडी को जिताने में। बट कोडी उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा वो चीज़ कि सेथ का भी कुछ हेल्प है, जो कि सेथ को ट्रिगर कर सकता है। एंड हमें पता है कि द रॉक कॉपरेट रॉक बन रहा है धीरे धीरे, तो हो सकता है आर्किटेक्ट 2.0 आ जाए वापस से, एंड फिर हमें वापस से फ्यूड देखने को मिले, वही चीज़ें रिपीट होती हुई दिखे विद अ न्यू बॉस, फाइनल बॉस, ठीक है। तो ये चीज़ चल सकती है वाइल रोमन रेंस एक ब्रेक पे चला जाएगा। एंड उसके बाद हंगरी वाला जो रोमन रेंस था ना, जो 2020 में आया था भाई साहब, जिसने फील्ड को पेला था, जिसने सबको पेला था, तो वो वापस आते हुए दिखेगा काफ़ी टाइम बाद, मतलब बिटवीन मेनिया या रॉयल रंबल के आसपास। मुझे लगता है इस तरीके से अगर ये आर्क बनता है तो अच्छा रहेगा। इसमें सेथ रॉलिंस का भी फायदा है, कोडी भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, रॉक की भी बुकिंग रहेगी, तो आई गेस ये थोड़ा सा सेंस बनाएगा इस चीज़ में। रैंडी ऑर्टन ऑन द अदर हैंड, उसको किसी के बिल्डअप की जरूरत नहीं है। रैंडी ऑर्टन इज वन मैन आर्मी। वो जिस दिन बावला हुआ उसने पूरा अपना आईब्रोज शेव करनी है, उसने अपना पूरा हेड शेव करना है, और वो फिर से वाइपर रैंडी ऑर्टन बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट 2.0 विद द रॉक एसोसिएटेड विद हिम, वो बहुत ही क्रेजी चीज़ हो जाने वाली है। पर इससे जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी वो लोग सेटअप कर रहे हैं, रोमन रेंस और रॉक वाला जो पूरा एंगल है, वो फिर डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, फिर वो अगले रेसलमेनिया में जाएगा ऐसा? हाँ, मेरे को भी, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है ना भैया कि जो रॉक वर्सेस रोमन की जो राइवलरी है वो रेसलमेनिया के अलावा कहीं सेटल नहीं हो सकती, और मेरे को नहीं लगता इसको, हाँ इसको लॉन्ग टर्म पे खींचने का कोई सेंस भी नहीं बनता अब कि रोमन रॉक को खींचो। वो फिर पुरानी भी फील होने लगेगी थोड़ी टाइम में। राइट। अरे फिर आ गए, ये फिर आ गए। आई थिंक हाँ, दैट हैज अ पॉइंट। अच्छा, और रॉक का भी टर्न करने का, हाँ दैट कैन बी डन, कि मतलब आप रोमन रेंस को एक लंबे, क्योंकि उसका तरीका यही है कि आप रोमन रेंस को एक लंबे ब्रेक पे भेजो एंड ब्रिंग हिम बैक रेसलमेनिया से 3-4 महीने पहले,
एंड वो क्या दैट लेस सेम इज मोर हंगरी। वाला जो फंडा है ना, और वैसे भी अब डब्ल्यूडब्ल्यू आदत डलवारी और भाई साहब वही 2020 वाला रोमन। मैं कह रहा था जैसे अभी ऑडियंस को आदत भी दिलवा रही है डब्ल्यूडब्ल्यू की भाई रोमन के बिना शोज चल सकते हैं। आदत दिलवा रही है, आदत तो डल चुकी है आई थिंक। कब से तो रेसलिंग नहीं करी मैंने उसको, आई थिंक ये फेटल 4-वे में कितने टाइम बाद लड़ते हुए देखा। 4 महीने के गैप पे हुआ है उसके मैचेस जो भी हुए हैं। हाँ, तो आई थिंक पीपल आर यूज टू हिम नॉट रेसलिंग, और मतलब आई थिंक अब तो पीपल आर ऑल्सो यूज टू हिम नॉट कटिंग प्रोमोज एज वेल, क्योंकि मतलब वो कितने टाइम से प्रोमो भी कट नहीं किया उसने। वो आता है एक्नॉलेज मी भी नहीं बोला उसने बहुत टाइम से, ओवरशैडो और हो वो रहा है सिर्फ वो रॉक प्रोमोज कट कर रहा है, और रॉक ने पूरी तरह से अभी ओवरशैडो काफी लोग कर दिया बोल रहे थे कि भाई न्यू सोलो से को आ लिटिल ब्रो कर दिया जैसे यार सोलो साइड में खड़ा रहता है ना वैसे ही तो रोमन। वही मतलब जैसे वो, ये मुझे लगता है ना, तुम्हें क्या लगता है मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हिज वो, क्योंकि जो उसका टाइटल रन था वो काफी अच्छा रन था, मतलब दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन कितने लंबे टाइम्स में। और कितने लंबे टाइम से मेरा मतलब है कि दिस वाज जो ट्रिपल एच और वो वाले रन की बात कर रहा हूँ मैं, रेन ऑफ टेरर जो ट्रिपल एच का रन था, और जो हाँ मतलब बहुत अच्छे अच्छे रन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो उस रन से ये रन को कंपेयर करना इज समथिंग। तो तुम ये सोच के देखो कि इस टाइम में जब उसका रेसलमेनिया मोमेंट है, जब वो अपने कोडी रोड से फाइट करने वाला है और अपने टाइटल को डिफेंड करने वाला है, हाँ हो सकता है कि दिस कुड बी हिज लास्ट वही। टाइटल डिफेंस, राइट, ये आप सही इन अ बोल वेरी रहे हो, लॉन्ग क्योंकि टाइम। मेरा यहाँ तो क्वेश्चन एक और था क्योंकि वही तो उसमें उसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी जो उसने क्रिएट करी थी ट्राइबल चीफ वाली, उसको अंडरमाइन कर देना आई थिंक इज नॉट राइट, क्योंकि इस टाइम पे तो उसको और निकल के आना चाहिए था। अभी ये रॉक वर्सेस कोडी ज्यादा लग रहा है। एब्सोल्युटली, ये तो रॉक वर्सेस कोडी ही है। वो बोला भी उसने रोमन्स को कि यू आर साइड चिक। जैसे बट आई गेस यही तो ब्यूटी है ना, यही तो ब्यूटी है, क्योंकि एट द सेम टाइम हमने जब देखा रॉक अपना वो माइक से कर रहा था इफ यू स्मेल, तो रोमन ने पहले रोका, उसको बोला कि भाई पहले एक्नॉलेज कर अपने दादा को, ठीक है। तो यही तो चीज़ है, क्योंकि अब रॉक, अगर किसी को नहीं पता तो ये रॉक को समोआ जो पूरी प्लेस है वहाँ से एक्चुअली उसको टाइटल मिला है हाई चीफ का, जो उसके दादाजी के पास था। तो वो बोलेगा कि मैं कभी ट्राइबल चीफ के लिए रन ही नहीं कर रहा था, तेरे को एक्नॉलेज कर रहा हूँ एज अ ट्राइबल चीफ, हाँ क्योंकि मैं तेरा हाई चीफ हूँ। वो बाद में ये सब चीज़ें रिवील करेगा, चीज़ें होंगी, और यही उसका मेन गोल है कि उसको लिटिल ब्रो करना, कि भाई रुक जा, थम जा, ठीक है, तू जहाँ बैठा है उसके ऊपर भी लेवल्स है, ठीक है, हर चीज़ के ऊपर एक लेवल्स होते हैं। इवन ट्रिपल एच के ऊपर एक लेवल है जो मैं हूँ, तेरे ऊपर एक लेवल है जो मैं हूँ। तो एट दी एंड वही है कि वो फाइनल बॉस है, उस चीज़ को दिखाना। एंड देन फिर से वो जो हंगरी रोमन रेंस था ना, जिसको ये भूख थी, जिसको एक वो थी, जो आया, जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आया स्मैश कर रहा है भाई, वो उसका जो था ना कि भाई एक के ऊपर एक पटक के सबको मैं भाई पिन कर दूंगा, तो वो वाला रोमन आएगा विद, मेरे को लगता है 2 लोगों को बिट्रे किया जाएगा। पॉल हेमन जिस दिन रोमन का साइड छोड़ देता है तो ट्राइबल चीफ गिमिक ही खत्म हो जाता है। एंड मुझे लगता है उस टाइम फिर से जे ऊसो, ट्राइबल चीफ जो हमारे रोमन है, और पॉल हेमन तीनों वापस से आएंगे। जो ट्रायो है, आइकॉनिक ट्रायो, वो रॉक से भिड़ने वापस आएगी, इसलिए जे को भी अलग कर रखा है अभी। एंड सब कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो मज़ा काफ़ी आता है। यहाँ से सच में ये तुम मतलब ऐसे बोल के बता रहे हो तो इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट हैज टू बी डन इन अ वेरी प्रॉपर वे। और मतलब मेरे को लगता है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फैंस की सुनती है। जैसी रॉक ने समझा कि मतलब लोगों को हील टर्न चाहिए था, द मोमेंट ही हर्ड कि लोगों को हील टर्न चाहिए, वो फट से पलट गया, क्योंकि मतलब वो आया नहीं था हील बनने। सबको पता है कि मतलब वो क्या चीज वो लोग मतलब वो अपन लोगों को दिखाना चाह रहे थे, और उन्होंने अपने को क्या चीज अगले ही हफ्ते से दिखानी शुरू करी है। एक हफ्ते में ऐसे घुमा दिया। कोई नहीं कर सकता, ये कोई भी नहीं कर सकता। ये विंस अभी कंट्रोल में होता तो ये चीज होती, रॉक का हील टर्न। मुझे नहीं लगता, तुम्हें लगता है हो पाता है? आई थिंक दिस इज ट्रिपल एच कुकिंग। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो होता तो नहीं करता वो, क्योंकि उसको चाहिए रॉक जैसा मुझे चाहिए वैसा ही होना चाहिए। तो वो चीज है। अभी ये सारे डिसीजन पता है वो बंदा ले सकता है जो हु हैज बिन इन द रिंग, और वो ट्रिपल एच से अच्छा कोई नहीं है। सही बात। बट यार मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, लोग विंस के ऊपर इतना वो करते हैं, बट आई थिंक विंस इज अ गाय जिसको पता है, जिसके पास एसेंस है, उसको पता है अगर तुम फैंस की हर एक बात सुनोगे ना
एट अ टाइम एक पॉइंट के बाद जाके ना वो आपको वैसा नहीं देखेंगे कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। विंस वॉज लाइक जो मैंने सोच रखा है ना मैं तुम्हें वो दूंगा ही नहीं कभी। विंस ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल बना देता था चीज़ों को। ट्रिपल एच के एरा में काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल, जैसे हमको पता है आउटकम क्या है अब, वो विंस मैकमैन के एरा में ना बहुत मुश्किल से होता था। सरप्राइज रिटर्न्स होते थे जो कि अब मतलब कोशिश कर रहा है ट्रिपल एच एट द सेम टाइम, बट वो नहीं हो रहे। बट विंस मैकमैन ना बहुत आगे की सोचता था, मतलब उसकी जो सोच थी ना, लाइक उसने एक टाइम पे उस टाइम पे रोमन के लिए कहा था कि रोमन विल बी माय फेस, जब किसी को बिलीव नहीं था। वो फोर्स करता था रोमन को, पटकता था उस सिचुएशंस में। अंडरटेकर हरा दिया, नहीं हो रहा, उसको पता था। उसने घिस घिस के उसको इतना ज़्यादा यूज़ करवाया। एंड मैं बोल रहा हूँ ना, कोडी रोड्स यहाँ पे होता ही नहीं अगर अभी विंस मैकमैन कंट्रोल में होता तो। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, वो उसकी ऐसी तैसी कर देता अभी तक। दैट इज हु ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि विंस मैकमैन ने बहुत सारे लोगों पे ऐसा दाव भी खेला व्हिच डिड नॉट सक्सीड अगेन, व्हिच इज अ बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव। थोड़ा फेवरेटिज्म वाला करता है था, फेवरेटिज्म तो कि हाँ मेरे ये सिलेक्टेड बंदे हैं, मतलब हाँ। वो तो हाँ रहा है तो उसका। और अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर अगर सबसे बड़ा एग्जांपल देखा जाए तो वो सेथ का कैश इन जो रेसलमेनिया 31 में हुआ था, वो उस नाइट तक भी प्लान नहीं था, रोमन ही जीतने वाला था और लास्ट अबे मोमेंट वो इससे सब। एक बार मेरे को कोई ये बताएगा कि वो मनी इन द बैंक का क्या चल रहा है भाई? वो भी तो है। डेमन प्रीस्ट के पास है, हाँ, बट वो क्या करेगा क्या वो सीन है? उससे? वो भी तो करेगा ना कैश इन, ही हैज टू, नहीं तो मतलब वो तो इनवैलिड हो जाएगा ना इस रेसलमेनिया के बाद। नहीं मनी इन द बैंक तक है उसकी एक्सपायरी डेट, इस साल की मनी इन द Oh, बैंक जब तक है। हाँ मनी इन द बैंक तक है। ओके, मुझे लग नहीं रहा है कहाँ पे कैश इन हो सकता है वैसे उसका। कोडी वाले मैच में करेंगे तो बहुत नहीं तो criticism फिर होगा। अगर मनी इन द बैंक तक उसकी एक्सपायरी है तो फिर वो नहीं कर रहा अभी। हाँ फिर तो नहीं दो, करेगा। फिर तो अटेम्प्ट ठीक कर है। सकता है वो, बट वो नहीं फिर वो लोग टाइम देख के करेंगे, फिर वो लोग चैंपियन देख के करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। फिर वो लोग ये देखेंगे कि कौन सा चैंपियन बोरिंग है और उसको हटाओ। हाँ बिल्कुल। पता मैं तो सोच रहा था कि अगर डेमन की जगह फिन बैलर या डोमिनिक होता चैंपियन, नहीं सॉरी मनी इन द बैंक होल्डर, तो अरे भाई फिन बैलर तो वो, क्योंकि उनका जो अभी पूरा जजमेंट डे बना हुआ है वो काफी तगड़ा फैक्शन है और मतलब आगे चल के वो मतलब उसमें पोटेंशियल है। जैसे वो एक फैक्शन वाला जो NWO और वो थे ना कि मतलब पूरा WWE को एवोल्यूशन वगैरह, एवोल्यूशन NWO और वो थे ना कि मतलब एक बना करके चलते थे। मिनिस्ट्री अंडरटेकर ने जो बनाई थी कि मतलब एक बार आ गए तो फिर वो घेर के मारने वाला सीन करते थे। तो ये लोग कर सकते हैं कि और फिर 2-3 लोगों को और उसमें इकट्ठा कर लो और मतलब दे कैन गो फॉर द फैक्शन थिंग अगर वो चाहे तो, कि फिर वो उसमें ही सारे चैंपियन बना लिया, अपने टैग टीम चैंपियंस भी हो गए जैसे ये रोमन रेंस ने किया था अभी। हाँ तो वो जजमेंट डे कर सकता है, दे हैव पोटेंशियल। पता नहीं क्यों लग रहा है अब जजमेंट डे का एंड भी आ सकता है। अभी आपको वो कैसा लगा था एंगल R-Truth के साथ किया था इन्होंने जजमेंट डे का? हाँ मेरे को अच्छा लगा वो, इट वाज गुड। तुमको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। R-Truth मतलब पुल ऑफ कर देता है वो सारी चीज़ें जो कि बहुत क्रिंजी सी लगती है, बट मज़ा आता है R-Truth को देख के। मुझे लगता है उसका वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर है ना, हाँ वो थोड़ा हिट कर जाता है सही बात भाई। है। वो अभी मतलब मुझे वो लगता है रैप करता हुआ आ गया यार एंट्रेंस पे, मतलब दैट वाज सो अनप्रिडिक्टेबल मैन। मैंने सोचा हाँ यार अभी मुझे सही लगता है वो लैडर मैच हो रहा है ना, ये टैग टीम चैंपियनशिप्स वाला जिसमें ऑसम ट्रुथ भी इन्वॉल्व है, उसमें वो पिन करेगा पक्का। ये मुझे लग रहा है 100%। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो मिज को ही ना पिन कर दे। अरे कोई पता नहीं। सही बात है। शायद वहां पे जा सकती है इनके पास से टैग टीम चैंपियनशिप बहुत टाइम से। हाँ क्या लगता है तुमको कि कौन जीतेगा वो? ऑसम ट्रुथ का अभी तो ज़्यादा 2 chance है। टैग टीम्स बाकी हैं उसमें ना, इंक्लूड होनी आई थिंक। हाँ 2 बाकी हैं अभी, आलतू फालतू ही होंगी कोई इधर उधर की। बट क्या लगता है कि कौन जीत रहा है वो? एक रूमर आ रहा और, है, मिस बताता का हूँ एक ज़्यादा करंट chance है, रूमर क्योंकि कि हार्डी धोनी बॉयज का था। वापस आ रहे हैं। मतलब हार्डी बॉयज दिखे भी थे अभी रॉ में। यहाँ हाँ अरे मैट हार्डी आया था मतलब रॉ पे। ओह भाई मैट हार्डी था। कितना अभी पिछले एक मेरे ख्याल से कोई रेसलमेनिया मोमेंट ही बनाया था उनका रिटर्न करवा के। 33 में हाँ। अभी तो रेसलमेनिया मोमेंट भी फील नहीं होगा फिर वो। हाँ आई थिंक बट बहुत हो गई है। टू बी ऑनेस्ट लैडर मैचेस आर देयर फोर्टे वो तो है। और नो वन डज इट बेटर देन देम। और ना हार्डी बॉयज का काफी बड़ा फैन रहा हूँ, बट वही अरे भाई same। अब वो चीज करना मतलब पहले ओवरशैडो हो जाती है ना वो सारे टैलेंट जो कि इतने टाइम से एक्टिवली काम कर रहे हैं। और जैसे मतलब अगर तुमको पिक करना होंगी 2 टीम्स, ठीक है, तो whom would you pick
टू बी इन दिस मैच? और जीतने के लिए किसको पिक करोगे? आई थिंक आई थिंक या तो रिटेन हो जाएगी चैंपियनशिप या तो ऑसम ट्रूथ जीतती है, उसके अलावा किसी का चांस लग नहीं रहा है अभी तक, जितनी वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर ये दैट इज द पॉइंट कि फिर जैसे जो तुमने बोला ना कि फिर जो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें से किसको, क्योंकि अगर आप जिता भी देते हो तो फिर उनको कैरी करने के लिए भी तो वो पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि चैंपियनशिप टाइटल जैसा फील होना चाहिए, नहीं तो फिर वो गया। आपने जिसके चेस्ट पे शोल्डर्स पे वो बेल्ट डाला है वो वर्दी होना चाहिए ना उसको कैरी करने के लिए। आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है? 4 बेल्ट्स हैं वो, ठीक है, या तो वो मर्ज कर दे उन्हें पहले, अब वो कैसे करके, मतलब एक टीम 2 टीम्स चढ़ेंगी, एक निकाल लेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, क्या ही हो रहा है? पता नहीं कैसे करेंगे भाई, ये तो बहुत अजीब हो गया थोड़ा। पता है इन द फर्स्ट, पहली बात तो ये वाला जो हमेशा ये फैक्टर होता है ना कि मतलब एक ही टीम को 2 टाइटल दे देना, ये बहुत ही रिस्की फैक्टर होता है, और बहुत ही लंबे टाइम तक उनको कैरी करवा देना। या तो फिर आप उनको आगे चल के मर्ज करवा दो, या फिर ऐसा मैच रखो जिसमें वो एक टाइटल जो है वो लाइन पे हो, स्प्लिट हो जाए एंड वो हार जाए वो। पर वो भी नहीं करते, वो चलता रहता है। अब क्या लैडर मैच में वो दोनों टाइटल लाइन पे, वो 4 टाइटल टंगे हुए हैं, ठीक है। वही या तो अभी मर्ज कर दे कि 2 टीम विनर बन जाए, क्योंकि एक रॉ वाली निकाल ले, एक स्मैकडाउन वाली निकाल ले, और बोल भी रहे थे कि इन दोनों को हम लोग अलग कर देंगे। बट मेरे को ये है कि भाई तुम लोग एक सिंगल टाइटल के लिए कंटेंडर्स नहीं ढूंढ पा रहे, 2 टाइटल्स के लिए क्या ढूंढ लोगे? तो वो वही अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं तो उसमें भी तो नहीं हो पा रहा। अच्छा उनकी टीम भी तो है ना अपने, ये क्या नाम है इनका, जॉनी गार्गानो और वो टोमासो नहीं वो तो एलिमिनेट हो गए ना, जो टोमासो चैंपा, कोफी किंगस्टन वाली, हाँ न्यू डे, हाँ। पर उनका भी वैसा वो नहीं रहा ना जो पहले वो चार्म चला गया अब न्यू डे का, वो क्लाउन्स बन के रह गए मुझे लगता है। जब से बिगी इंजर्ड हुआ है ना, तो ये ट्रायो जब तक था तब तक सही था, उसके बाद वही बहुत ज्यादा नीचे चल रहा है। एग्जैक्टली, मतलब WWE अब ट्राई कर रही है, जो नई टैग टीम्स आ रही है ना, उनको थोड़ा पुश किया जाए, ऊपर ले जाया जाए, जैसे क्रीड ब्रदर्स वगैरह। अभी तो उतना नहीं है, बट धीरे धीरे करेंगे। मुझे तो उनका कैरेक्टरिज्म, मैं तो कह रहा हूँ भाई उसको जिंदर महल को जिता दो यार। भाई पता है मैं सच बता रहा हूँ, अभी अच्छा खासा हील टर्न मारा था उसने, उसका मैच था जो टाइटल मैच, बढ़िया हील टर्न था वो, सही था। और मैं पता है मतलब ये थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उसका टाइटल रन भी बुरा नहीं था, मतलब ही डिड द बेस्ट दैट ही कुड। मतलब मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा और लोग इंडियन बायस भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन मतलब उसका पता है इतना बुरा टाइटल रन नहीं था, मतलब उसमें अप्स एंड डाउन्स थे, सही बात है, अप्स एंड डाउन्स थे उसमें, आई वुड एग्री डेफिनेटली। आई थिंक शिंस्के वगैरह के साथ जो मैचेस दिए थे काफी हिट की थी चीजें उसने भी अपनी तरफ से। पर मतलब वो बंदा पता है माइक पे बड़ा सही है, आप उसके हाथ में माइक दो वो अच्छे प्रोमो कट करता है। जो बस वो वही है कि उसको मतलब he has been treated like an Indian। हाँ, तो वो पता नहीं WWE इंडियन सुपरस्टार्स के साथ ऐसा क्यों करती है, उनको इंडियन कैरेक्टर ही पकड़ा देते हैं कि भाई तू एंटी अमेरिकन है या कुछ। हाँ वही वो गले में, एक तो वो आता था गले में रुद्राक्ष पहन के आता था, वो मेरे को बड़ा समझ में नहीं आता था भाई यार क्यों स्टीरियोटाइप कर रहे हो आप हर चीज को। हाँ तो अब और भी कंट्री से तो हैं, कनाडा से आयरिश होते हैं काफी, तो उनको तो नहीं देते वो अलग। हाँ एग्जैक्टली, जापानीज होते हैं कितने। AUP वाले भी तो इंडियन रूट्स रखते हैं, AUP के जो 2 हैं, एकाम और रेजर, जो अभी उसके साथ हैं कैरियर भाई, वो भी इंडियन रूट्स रखते हैं। अब तुम एक बात बताओ मुझे, जैसे जो वो मैक्सिकन होते हैं, ठीक है, जैसे अपना रे मिस्टीरियो है, ठीक है, रे मिस्टीरियो के मास्क वाली जो चीज है उसको आप कितना रिस्पेक्ट देते हो? हाँ मतलब कितना वो लूचा जो होते हैं, लूचा लिब्रे का, तो वो आप उनको कितना रिस्पेक्ट देते हो, राइट? तो वही रिस्पेक्ट आप इंडियन रेसलर्स या हमारे उसको क्यों नहीं मिल सकता? सही बात है। तो ये मतलब ये गलत है ना कि आप एक तरफ इतना रिस्पेक्ट वहां प्रोवाइड कर रहे हो जस्ट बिकॉज उनकी एक हिस्ट्री रही है। तो ये मेरे को मतलब ये स्टीरियोटाइपिंग थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता है। और ये बहुत टाइम से चल रहा है ना, इस टाइम तक तो खत्म होने जाना चाहिए, हो जाना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया से रेसलर नहीं है, इंडियन में है रेसलर्स और जाते भी हैं,
तो ठीक है, होपफुली आने वाले ईयर्स आने वाले टाइम में, हाँ वही चीज़ है। अच्छा, कमिंग बैक टू वो रॉक वाला पूरा कि भाई रॉक टर्न करेगा रोमन पे, तो ऐसा नहीं होगा, मान लो वो कर देता है, ठीक है, ऐसा मान लेते कि रॉक ने टर्न कर लिया रोमन पे, जिसकी वजह से कोडी की हेल्प हो गई चैम्पियन बनने में, तो इससे कोडी का मोमेंट हुआ ये या रॉक का मोमेंट हुआ ये? इससे तो रोमन और कोडी दोनों ही ओवरशैडो हो जाएंगे रॉक की उसमें। नहीं, मेरे ख्याल से उस टाइम पे तो ये कोडी का मोमेंट होगा, क्योंकि कोडी जीतेगा टाइटल वाइटल, कोई भी जीतता है तो मतलब वो टाइटल सेलिब्रेट तो करता ही है ना। मतलब तो वो मैं उस टाइम पे तो मैं ऐसा उसका कह रहा हूँ कि अगर वो क्लीन जीतता तो शायद ज़्यादा बड़ी चीज़ लगती। वो पता है ऐसा होगा, देखो आई थिंक उस टाइम पे ऐसा होगा कि रोमन प्रोबेबली उस टाइम पे और भी लोग इंटरफेयर करेंगे जो अब कोडी को हराने लगेंगे, सो रॉक वुड कम इन एंड हेल्प कोडी। तो मतलब रोमन क्लीन नहीं जीत रहा होगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ब्लड लाइन है पूरी, जिमी हो गया, रॉक है और सोलो है साथ में, ठीक है, वैसी कोडी रोड्स की साइड से भी एवेंजर्स टीम आए, जैसे सैमी जेन, जे उसो, सेथ रॉलिंस, ये तीनों उसकी साइड से आ जाएं, या क्या पता थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं तो स्टोन कोल्ड या जॉन सीना जैसे रॉक तो नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा आई थिंक। वो ज़्यादा, चलो 3 ये आ सकते हैं क्योंकि ये वैसे भी इन्वॉल्व रहते हैं कोडी की स्टोरी लाइन में, क्योंकि इनको भी उतनी प्रॉब्लम है ब्लड लाइन से जितनी कोडी। इसमें ऐसा भी है ना कि फिर ये जैसे टाइटल मैच है, ठीक है, इट इज अबाउट कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस अल्टीमेटली, और कोडी को अपनी स्टोरी फिनिश करनी है, तो द मोर पीपल यू इन्वॉल्व द डाइल्यूटेड इट बिकम्स, फिर वो कोडी की स्टोरी नहीं रह जाएगी। हाँ, ये लोग पता है कैसा करने की कोशिश करेंगे, जैसा आपने वो देखा है स्टिंग वर्सेस ट्रिपल एच का मैच था, हाँ, डीएक्स आ वही, गई थी उसके साइड से, एनडब्ल्यू आ गया था, NWO आ गई तो थी। मेरे हिसाब से उनको काउंटर करने के लिए भी फिर मतलब जैसे सपोज सोलो का और जॉन सीना का चल रहा है, जॉन सीना को रहा है, जॉन सीना आ गया, एंड में रॉक को रोकने के लिए कोई एक फैमिलियर फेस आएगा तो ग्लास शैटर हो सकता है। उसने अभी मतलब अभी WWE ना काफ़ी सारी चीज़ें ड्रॉप कर रही है। अभी आपने देखा हो तो अभी यूके मैनचेस्टर सिटी का यूके टूर अनाउंस हुआ जिसके अंदर जॉन सीना ने एक्ट किया था, ठीक है, अर्लिंग का पूरा ड्रेसअप लिया था, तो एंड में अर्लिंग ने रॉक का आईब्रो करा उसको, ठीक है, तो वो पीछे हटा। तो जॉन सीना इज़ द गाय जो कि काफ़ी ईस्टर एग्स देता है, मतलब बहुत चीज़ें वो ड्रॉप करता है। जैसे उसे इंटरव्यू में गया तो लोगों ने पूछा कि आपको सूट पहनना पसंद है या जॉर्ट्स पहनना पसंद है, तो बोला कि डिपेंड करता है कि रेसलमेनिया 40 है कि नहीं है। ऐसे वो छोटे छोटे हिंट्स डाल रहा है। एंड उसके अलावा अभी मैंने NFL के अंदर, NFL जब सुपर बोल चल रहा था तब कावासाकी का ऐड आया था, वो WWE के साथ एसोसिएटेड था क्योंकि स्टोन कोल्ड इज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ WWE, तो वो WWE के साथ एसोसिएटेड था, जिसमें भी एक स्टोन कोल्ड ने भी हिंट दिया रॉक की तरफ, जिसमें वो थोड़ा बहुत रॉक को मॉक कर रहा था। तो लोग ना इन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं कि WWE ना आप खुद को एक्सपेंड कर रही है, चीज़ों को लेके, मार्केटिंग को लेके एक्सपेंड कर रही है। हु नोज़ भाई, ये चीज़ हो जाती है तो वो बहुत ही बड़ी होगी कि भाई आप सोचो यहाँ पे टैग टीम मैच चल रहा है, वहाँ पे सब लोग एंटरफेयर कर रहे हैं और आ रहे हैं, कभी सोलो कीड़े कर रहे हैं और एकदम से ग्लास शैटर होता है टन, और भाई बाहर निकल के आ रहा है स्टोन कोल्ड और टैग टीम मैच में आना इज फाइन, मेरे को लगता है टैग टीम मैच में आना इज ओके, टैग टीम मैच में आएगा तो चलेगा, लेकिन मेन मैच तो इंटेंस होना चाहिए, मेन मैच तो बहुत इंटेंस होना चाहिए। मेन मैच मतलब बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए जिसमें दोनों लड़े, फिर उसके बाद अगर वो आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब इंटरफेरेंस मिनिमल होना चाहिए, बट रॉक वगैरह आके बात ठीक तो है। काफ़ी ऑब्वियस है ना, जैसे कि फर्स्ट नाइट पे तो ब्लड लाइन ही जीतेगी क्योंकि स्टेक्स हाई करने हैं ना सेकंड नाइट के, तो वो इंटरफेरेंस वाला पार्ट तो होगा। अब मुश्किल ये चीज़ है कि नाइट 1 पे फिर ना कोडी पिन ले सकता है ना सेथ पिन ले सकता है। सेथ चैंपियन है, कोडी अभी ओपोनेंट होगा रोमन का, तो पिन होंगे कैसे, ये वो समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ड्रू मैकिंटायर सेथ के मतलब आ सकता है इस मैच में और सेथ को साइड ले जाए, जिसकी वजह से रॉक और रोमन दोनों कोडी पे भारी पड़ जाएंगे और फिर कोडी पिन हो सकता है। और तो कोई ऑप्शन आई थिंक कोडी को शायद पिन ना कर, या कर भी सकते हैं टू मेक हिम ऐसा दिखाने के लिए कि वीक है, हार सकता है कल के दिन। हाँ, क्योंकि हार सकता है और जीतेगा वो वही। और ऐसा भी है कि अगर रोमन का टाइटल रेन सच में अभी खत्म हो रहा है तो WWE से बहुत बहुत मेगा लेवल फील देगी, वही तभी एक्चुअली पता है कोडी को ही पिन करवाना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर कोडी पिन होगा तो वो होता है ना कि अंडरडॉग बनेगा, वो और वीक दिखेगा कि अरे हार गया तो कि यू आर गुड फॉर नथिंग, और ये आज पिन हो गया तो अब कहां, इट वुड लुक गुड,
इट वुड एक्चुअली लुक गुड. और द काइंड ऑफ वो जो रॉक है, जिस तरह का रॉक को ही पिन करना चाहिए. हाँ सही सही लगेगा वो. बहुत बढ़िया बढ़िया हो जाएगा यार. ये तो काफी अच्छी अभी स्टोरी लाइन हो जाएगी. अच्छी बात ये अच्छा, है ना, अगर जो मैच की WWE डिकोडिंग की बात करें, मैच हम थोड़ा सा डिकोड करते हैं रोमन और कोडी का. आपको क्या लगता है एंडिंग कैसी होगी? मतलब जो एंडिंग है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि रोमन रेंस को पिन करना, जो कि मतलब इस डेकेड का क्या, इस जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन है. इसके अलावा ऐसा कोई चैंपियन, हल्क होगन के बाद में ऐसा कोई चैंपियन आया है? लोग कह रहे हैं कि भाई इतने अच्छा, और उसका रिकॉर्ड भी जो है वो हल्क होगन का भी रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है एक टाइम पे, अगर वो रिटेन कर लेता है. वैसे तो नहीं करेगा, अगर कर लेता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मूव होगा WWE का. मुझे नहीं लगता अब रिटेन कराना चाहिए रोमन को. तो रोमन रेंस और कोडी रोड्स के लास्ट 10 मिनट्स कैसे दिखेंगे आपके हिसाब से? मतलब अपन तीनों एक Fight सिनेरियो के? बनाए तो आप बताओ. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. तो आई थिंक जैसे पिछला वाला हुआ था, काफी सिमिलर होगा उसके. कि मतलब वो जो होता है ना, स्विंग होती है फाइट, इधर उधर इधर उधर, दैट विल बी द थिंग. कि मतलब ये अपने फिनिशर मार रहा है, वो अपने फिनिशर मार रहा है, और उसने सुपरमैन पंच मारा, फिर इसने वो क्या नाम है उसका, कोडी क्रशर क्या मारता है वो, कोडी कटर और अपना क्रॉस रोड्स राइट, वो गोल घुमा के. बट वो स्पीयर मारेगा, और मतलब मेरे को लगता है कि वो स्विंग होगी फाइट. द मेन थिंग इज कि आपको लगता है कि इस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा. एंड रोमन रेंस का जब वो होता है ना कि मतलब द मोमेंट यू थिंक रोमन इज गोइंग टू विन, बट वो कोडी किक आउट मारेगा, और फिर उसके बाद हेमन उसको कुछ स्लिप इन करेगा, जो वो करता है, हो सकता है टाइटल वगैरह ऐसे करके. और फिर रेफरी वगैरह भी गिर सकता है ऑफ कोर्स, वो तो तभी तो गिरता ही है. इंटरफेरेंस होगी वो तो कहीं हर ना बार कहीं से, राइट. तो फिर वहां से कुछ आएगा, या तो नहीं. वो एक छोटा सा बता देता हूँ बीच में कि वो ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा अगर, तो ऑलरेडी नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा. अच्छा, वो नो डिस्क्वालिफिकेशन है अगर ब्लड लाइंस है तो. ब्लड लाइन है तो फिर वो कुछ भी जब करेंगे तो एक तरह से नो डीक्यू होगा. मतलब नाइट 1 पे ये स्टिपुलेशन है रॉक की कि नहीं, मेरे अगर को ये पता है रॉक कि और ये रोमन स्टिपुलेशन जीते हैं, है कि हम लोग इंटर, पर मुझे ये नहीं पता कि नो डिस्क्वालिफिकेशन है. वो वैसा ही हो जाएगा एक तरह से. वो मतलब नो legal हो जाएगा ना, डिस्क्वालिफिकेशन फिर हो जाएगा तुम यूज कर सकते हो. अच्छा, अगर नो डिस्क्वालिफिकेशन है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, फिर तो रेफरी खड़ा ही रहेगा. वो देखेगा. फिर तो देयर इज नथिंग. और फिर तो पता है स्विंग होने का भी कोई पॉइंट नहीं है एक्चुअली. फिर तो मतलब वो चेयर्स का भी यूज करेंगे पूरी फाइट में, एक्चुअली Destroy करना करेंगे चाहिए आपको. कोडी को. फिर तो आप रिंग में घूमो, बाहर घूमो, इधर उधर टक्करें मारो एक दूसरे को, थोड़ा सा लोगों को भी इंजॉयमेंट दो. आई थिंक पता है मैं एक चीज काफी इंजॉय करी थी मैंने, ये पता नहीं, मैंने मतलब बहुत लंबे टाइम से नहीं देखी. गोल्डबर्ग यूज्ड टू डू दिस, कि वो जो बैरिकेड तोड़ के स्पीयर मारते थे ना, वो वाला होना चाहिए. वो काफी सही होता था. रोमन करता है ना, दैट इज कूल, दैट लुक्स वेरी कूल. उसमें लगता है कि मेरी- आपने कुछ डैमेज किया है, एक्चुअली होता घंटा कुछ नहीं है. मुझे पता नहीं ठीक क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि आजकल के जो बैरिकेड्स है ना, वो सिर्फ एक बॉक्स सा होता है स्क्वायर. पहले वो पूरा टूटता था. पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ या पता नहीं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर कुछ तो अब तो हुआ है ही, change. एक्स्ट्रा सेफ्टी तो रखते ही हैं ये लोग. अच्छा, अरे मैं पर बताता मतलब हूँ. देखो, अगर आपको वो, इफ यू हैव टू डू इट ना, तो आप उसको वैसी जुगाड़ बन जाती है पूरी, कि हाँ भाई वो खोलना है तो वो उतना पार्ट वैसा बनाते हैं. वो तुमको क्या लगता है कि वो पहले वैसे होते थे क्या, कि वो टूटने वाले बनते थे? वो उसको जुगाड़ से बनाते थे वो लोग. तो वो पहले तो थोड़ा ज्यादा ब्रूटल लगता था, पर जैसे थोड़ा सा पीजी कर दिया. हाँ वही. वो है. बट मतलब स्टिल जैसे हाँ पहले safety तो टीवी भी इतना क्लियर कहाँ आती थी, तो वो लगता था इम्पैक्ट है फाट करके. हो अब भी तो हर सकता चीज है. इतनी हाई डेफिनेशन में है तो हर चीज स्कॉट हो जाती है. वही. ऐसा लेकिन फिर भी पता है, अब जैसे ये टीकेओ वगैरह आ गए तो फिर भी थोड़ा सा वो लोग फ्लेक्सिबल हो गए भाई. बीच में तो वो खून बहता तो रेफरी आता था, बंद करा के फाइट रोकते थे लोग. बू कर रही है पब्लिक, लेकिन वो कर रहे हैं वो. राइट. उस टाइम वो एरा तो बहुत ही अजीब गया था, 2019 तक का तो काफी अजीब गया दैट था. वाज वेरी बैड. हाँ, बहुत- मैं बहुत- डिकोड करता हूँ वहाँ लास्ट के लग रहा था 10 कि मिनट. WWE बहुत खत्म. हाँ, इंटरेस्टिंग चलो, है. तुम बताओ. बहुत मैंने बहुत सोचा, बहुत बैठ के सोचता था क्या हो सकता है. तो लास्ट के 10 मिनट कुछ ऐसे होंगे मेरे हिसाब से, अगर मैं बुकिंग करता तो ऐसे ही करता, कि लास्ट 10 सेकंड्स के अंदर बैक एंड फोर्थ चल रहा है काफ़ी ज़्यादा. ब्लड लाइन स्टिपुलेशन है,
बहुत मारा, कोडी के खून निकाल दिए, जैसा रॉक ने कहा है कि मैं बेल्टों से मारूंगा उसको, अपनी बेल्ट से, और उसकी मॉम को गिफ्ट करूंगा। रॉक जा रहा है, रॉक जाके उसकी मॉम को प्रेजेंट करा, उसकी मॉम रो रही है, कोडी रोड्स इन लाइक ब्लड पूरा अच्छे से, अगर ब्लड भी नहीं है तो बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है। दिस इज नाइट 1, नाइट 2 ब्लड लाइन स्टिपुलेशन हो चुका है, मैच चल रहा है, पूरी ब्लड लाइन आ चुकी है, क्योंकि दिस इज नाउ ब्लड लाइन रूल्स, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पूरी ब्लड लाइन उसे ठोक रही है अच्छे से कोडी रोड्स को, ठीक है। एंड कोडी रोड्स के साइड से कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता, ये रॉक की स्टिपुलेशन है। रॉक यहाँ पे मार रहा है बुरी तरीके से, ब्रूटलाइज कर दिया उसने। एट दी एंड जब रोमन रेंज अपना पूरा मूव कर लेगा, पिन कर रहा होगा, जैसे पिन कर रहा होगा, रॉक विल पुल हिम अप फ्रॉम हिज हेयर्स लाइक दिस, और उसके हाथ में टाइटल होगा कि मैं तेरे को टाइटल दूंगा, और वही टाइटल से उसको स्मैश करेगा और पूरी ब्लड लाइन उसे मारेगी। एंड यहाँ पे जो ट्विस्ट आएगा मुझे लगता है, जो कि कोडी का मोमेंटम सेव करेगा, कोडी विल गेट अप एंड ही विल हेल्प रोमन, क्योंकि वो चाहता है कि वो रोमन को अकेला हराए, और रोमन को वो हेल्प करके ब्लड लाइन को थोड़ा सा डिसमेंटल करने की कोशिश करेगा। एंड देन पीछे से जितने भी सुपरस्टार्स हैं जो कि सताए हुए हैं ब्लड लाइन के, वो सब आ जाएंगे सेव करने उस सिचुएशन को, कि भाड़ में गया जो भी हो रहा है, ट्रिपल एच भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जो भी है सब रॉक से परेशान है, इसकी अथॉरिटी से परेशान है, तो रॉक वगैरह इनको साइड करेंगे, एंड देन इन दोनों का 1-on-1 होगा। एंड एंडिंग मूवमेंट्स में रोमन कैसे ना कैसे करके रिकवर करने की कोशिश करेगा, बट ही इज़ मेंटली वूंडेड, फिजिकली वूंडेड, वो इमोशनली बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एंड वही होगा जो हमें पता है कि वो स्पेयर करने आएगा, बट मुझे लगता है कि कोडी उसको फ्लिप करके कोडी कटर मार देगा, दोनों एक दूसरे से रन अप लेंगे, कोडी कटर लेगा, पिन कर देगा, रोमन वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, उससे रोमन भी सेव हो जाएगा कि ये ऑलरेडी टूटा हुआ था ये वो आगे के लिए, एंड कोडी का भी मूवमेंट बन जाएगा, कितना अच्छा इंसान है, इसे इतना पेला, फिर भी इसने रोमन की हेल्प करी। तो मुझे लगता है लास्ट के 10 मिनट अगर ऐसे कुछ हो तो काफ़ी बढ़िया से लगेंगे। मुझे भी तुमको लिखना चाहिए WWE के लिए। सेम ही एंडिंग लगती है कि काफ़ी क्योटिक सा होगा सारा माहौल, जब पूरी ब्लड लाइन मतलब कोडी के ऊपर चढ़ गए होंगे कि भाई अब तो इसका चांस ही नहीं जीतने का, क्योंकि इतने सारे बंदे इन्वॉल्व हैं इस मैच में। तो पर इसमें हाँ, ये इनकी स्टिपुलेशन थी, पर इसमें वैसी स्टिपुलेशन नहीं होगी। मुझे लगता है जैसे मैंने बताया कि वो 3 बंदे आएंगे कोडी की तरफ से भी, अपनी एवेंजर्स जो कि इनके अगेंस्ट जाएगी, ऐसा कि वो रोमन को मारेंगे, बट वो जो 3 इंटरफेयर किए जा रहे हैं बार बार ना, वो उनको साइड लगाएंगे, ताकि कोडी और रोमन 1-on-1 फिर क्लीन मैच हो जाए। वहाँ पे फिर क्लीन हराएगा जब रोमन को कोडी, तब वो बढ़िया चीज़ लगेगी। ये मैं इस सिनेरियो में लेके चल रहा हूँ कि अगर रॉक टर्न नहीं कर रहा है रोमन पे, तब फिर इस तरह हो सकती है चीज़, जो कि बट ये नयन वाला सिनेरियो बहुत सही था। अगर इफ दिस हैपेंस तो मतलब एक्चुअली रेसलमेनिया जो होता है ना, वाओ, ये रेसलमेनिया मोमेंट है, पता है, जो जिसको आप अगले कई मतलब डेकेड्स तक लोग कहते हैं ना, भाई अरे वो भाई तुमने वो फाइट देखी, वो नहीं देखा तो क्या देखा। और फिर वो जो होता है ना कि रॉक का रिटर्न करना और ये पूरा टर्न, हील टर्न एंड एवरीथिंग, वो वसूल होता है। और फिर रॉक का वो हील टर्न ही रहता है कि मतलब फिर हाँ, रोमन बेबी फेस हो गया, कोडी बेबी फेस ही था, और वो सारी की सारी चीजें वैसी रहेंगी। फिर वो रोमन गया, वो जो बोल रहे हैं ना कि रोमन लंबे ब्रेक पे भी चला जाएगा एंड एवरीथिंग इज फाइन, और फिर वो अगली रॉ में अगर अपीयर नहीं भी होता ना, तो भी इट इज जस्टिफाइड, लोगों को समझ में आता है। और फिर जब उसका रिटर्न होगा ना 6 महीने बाद भी, तो लोग के दिमाग में वो इमेज इम्प्रिंटेड है कि हाँ ये हुआ था इसके साथ। नयन की एंडिंग में ना वो वाव फैक्टर है, मतलब ऐसा है कि जो याद रखा जाए बहुत लंबे टाइम तक। यार मेरे को तो गूज़बम्स आते हैं वो सोच के, जब रॉक ऊला फला लेगा अपने हाथ में एंड रोमन नीचे होगा, ऊला फला खुद पहनेगा, बोलेगा दिस बिलोंग्स टू मी। भाई साहब वो क्या सीन होगा ना, वो देखने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, की क्योंकि वो होगा, आई नो होगा, कैसे होगा वो हम लोग डिकोड करने की सो फार कोशिश कर रहे हैं। और फिर ना जैसे अब रोमन रेंज चला गया, ठीक है, तो फिर रॉक का टेरर इतने टाइम तक हर कहीं एवरीवेयर, उसको टाइटल की भी जरूरत नहीं है, ही डजंट नीड इट, वो टाइटल से भी ऊपर है। जैसे होता है ना कि रोमन रेंज को टाइटल था एक्नॉलेज मी, तो वो कहता है आई डोंट नीड एक्नॉलेजमेंट, इस टाइप का है वो, फक एक्नॉलेजमेंट। तो वो इस टाइप का वो रहेगा, ट्राइबल चीफ या वो जो भी है वो, तो वो हेड ऑफ द ट्राइब या जो भी उसका वो रखता है अपना वो, तो वो ऐसा करके, और उसका टेरर है। जैसे एक टाइम पे अंडरटेकर का था कि वो मिनिस्ट्री में था, वो हर कहीं जाता था और मारता था, उसकी ऐसी थी मिनिस्ट्री की, मतलब वो रिंग में जो खड़ा है, ठीक है, किसी की फाइट चल रही है, वो बीच में आ जाती थी उसकी मिनिस्ट्री, फाइट के बीच में,
एंड दे यूज टू मार के और बहुत बुरी तरह से मारते थे और वो चले जाते थे, और ऐसा नहीं कि वो चले गए तो फिर नहीं आएंगे पूरी रॉबर, 15 मिनट बाद वो फिर आ जाते थे। दिस यूज टू बी अनप्रिडिक्टेबल एज फक, मतलब लोगों को समझ में नहीं आता तो चल क्या रहा है। तो मतलब कुछ इस टाइप का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई वो 4 बार आ रहे हैं, वो नहीं कर सकता रॉक, एक बार अपीयर होगा और वो प्रोमो कट करके निकल जाएगा, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास यही काम थोड़ी ना है। लेकिन मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर होता है ना, हाँ वो आ जाएगा उससे काफी ज्यादा, वो तो है, सही बात। तो वो काफी सही हो जाएगी उससे, बहुत अच्छी बात सारी। ये है कि उसके कॉर्पोरेट बाद रॉक, भी जैसे कॉर्पोरेट रॉक हो अपना क्या जाएगा होता है क्योंकि ना, उसका हर तरह जैसे- की पावर है फिर। जैसे ही रेसलमेनिया खत्म होती है तो उसके बाद इंटरेस्ट सा डाउन हो जाता है, पता नहीं, और व्यूज़ भी डाउन हो जाते हैं। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि भाई वो मेंटेन्ड रहे। और अच्छी बात पता क्या है वैसे भैया, अभी जैसे WWE इंटरनेशनल इवेंट्स करवा रही है सारे, मैं आपको अभी बताऊँ ना, अगर जैसे मई में रेसलमेनिया के जस्ट बाद बैकलैश है वो फ्रांस से है, जून में सऊदी अरेबिया का इवेंट आ जाएगा, जुलाई में मनी इन द बैंक कनाडा से, अगस्त में समर स्लैम क्लीवलैंड से, सितंबर में बैश इन बर्लिन जर्मनी से, फिर सऊदी का इवेंट, फिर मतलब जैम पैक। अच्छा, इंटरनेशनल चले गए वो लोग, हाँ। इंटरेस्टिंग। इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं और मज़े आ रहे हैं, मतलब सही है। सोल्ड आउट हो रहा है। पर पता है मेरे को लगता है ना, इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जैसे अब आप पेपर व्यूज देखते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, पेपर व्यूज में आप बड़े मैचेस रखते हो जो एक्चुअली पे ऑफ्स होते हैं, राइट। हाँ। इतने आपने प्रोमोस कट करे बड़े बड़े और फिर उनका पे ऑफ है, उसमें बड़ी फाइट है, टाइटल चैंपियनशिप जिसमें टाइटल एक्सचेंज भी हो सकता है, तो उसमें क्राउड कई बार वैसा मिलता नहीं है, बहुत डेड क्राउड होता है बहुत बार। वो सही चीज़ हो रही है कि इंटरनेशनल वालों में सभी क्राउड बहुत सही है। मेरे हिसाब से यूएसए वाले बोर हो गए थे WWE देख देख के। हाँ, जैसे यूके गए थे, पोर्टो रिको का प्यूर्तो क्या रिको गए थे। क्राउड था, पोर्टो रिको वाज अ क्रेजी क्राउड भाई साहब, बहुत क्रेजी चलो, क्राउड थी, ये पोर्टो अच्छी रिको चीज़ जैसी है। क्राउड नहीं देखे। मैंने अभी रॉयल रंबल देखी थी, रॉयल रंबल वाज गुड, रॉयल रंबल वाज गुड, रॉयल रंबल अच्छी। एक्चुअली मुझे लगता है ना, रॉयल रंबल में क्राउड बहुत सही होनी चाहिए, तब मजा आता है। हाँ एग्जैक्ट, पता नहीं मुझे क्यों लगा इस बार इतना मजा से, जब वो कोडी और सीएम पंक वाला चल रहा था ना, हाँ हाँ पता हाँ, नहीं मुझे लेक्स्टर था, थोड़ा सा था मैच, थोड़ा सा था एज कम्पेयर टू पिछले जो रॉयल रंबल्स थे ना, उसमें थोड़ा, क्योंकि हमने क्या देखा, केविन ओवंस वो सेमी जेन वाला सैगा देखा था पूरा, ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने रॉलिंस वर्सेस रोमन सैगा देखा था। इस बार थोड़ा सा लेक्स्टर था, मेरे को लगा पर्सनली इस बार देखने कोई में सरप्राइज एंट्री भी नहीं थी ना, आई थिंक नहीं था, हाँ, नहीं, कुछ कुछ नहीं भी था, नहीं कुछ किया नहीं उन्होंने। था। वुमेन वाली ज्यादा अच्छा था उल्टा। वुमेन्स वाले मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं अरे भाई, वुमेन्स की रॉयल एलिमिनेशन रंबल चेंबर। बहुत तगड़ी थी, सही कह रहे हो, सही, नाउ आई रिमेम्बर, यस सही कह रहे हो। एक्चुअली वुमेन्स वाली बहुत अच्छी थी, वुमेन्स वाली तो बोल रहे काफी सही एलिमिनेशन थी। चेंबर भी वुमेन वाली ज्यादा अच्छी थी। अभी अभी जो हुआ था उसमें अगर उससे भाई टिफनी लोगन यार पॉल इज वाला अ spot हटा सुपरस्टार दें, ब्रो, टिफनी इज अ सुपरस्टार भाई, वो क्या लड़ती है लड़की यार, उसके अंदर बहुत एलिमेंट है यार, शी कैन एलिमिनेशन चेंबर तो इस बार का उन्होंने पूरा उस पे चलाया था ना, अपनी वो तो रिया रिप्ली रिया रिप्ली, हाँ हाँ हाँ, दम पे। वही ऑस्ट्रेलिया मामी में ने तो हो भी रहा था ऑस्ट्रेलिया में मामी ने भी अच्छा शोकेस किया नहीं। काफी। उनका वो शूई वाला कैसा लगता है आपको, ग्रेसन वॉलर और रिया रिप्ली, वो शूज में पानी डाल के नहीं पीते, वो क्या मेरे को क्या- भाई सही, मेरे को तो वो जो भी करे बढ़िया ही लगता है। लोगों ने तो अपनी क्रश चेंज कर दी टिफनी को देख के। अब आपने टिफनी स्ट्रैटन देखी होगी एलिमिनेशन चैम्बर में, पहले सब लिव मॉर्गन के मेरे लिए को कर ऐसे रहे थे। नाम से नहीं ध्यान आती, मतलब मैंने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करी। बहुत न्यू है वैसे टैलेंट, NXT कॉल के अभी। Okay. पर एकदम से भाई fan favorite हो गई। वो हर एक एस्पेक्ट के अंदर आई गेस अभी जितनी भी रोस्टर है ना उसमें अभी मैं उसको रैंक करना चाहूँ, मैं टॉप 5 में रैंक कर दूंगा टिफनी को। वो दिखने में मस्त है, वो लड़ती बहुत क्रेजी है एंड बहुत सेफ लड़ती है, मतलब मैंने देखा है कि वो खुद को रिस्क में डाल देगी बट सामने वाले को नहीं डालेगी। कुछ बहुत स्पॉट्स थे उसके, काफ़ी हाई फ्लाइंग स्पॉट्स है, जिम्नास्ट है वो, प्रोफेशनल जिम्नास्ट थी वाले, तो जो उसके मूव्स थे भाई साहब बहुत बहुत प्यारा उसने लड़ा, मतलब मेरे को वो उसके अंदर कैलिबर दिख रहा है कि शी हैज अबे कोई ये बताएगा मेरे को, वो कहाँ गई, रिक फ्लेयर की लड़की कहाँ गई भाई, शार्लेट? इंजर्ड है वो अभी। इंजर्ड है वो, उसका leg injury क्योंकि हो वो थी तो भाई उसी को जिताते थे वो बस। हाँ वो वही 14 चैंपियन, time champion है। एक टाइटल तो रहता ही था उसके पास। NXT वाली काउंट कर लें तो 15 टाइम चैंपियन है वो।
वो एक 2 बार और जीत गई तो पापा का रिकॉर्ड वही ब्रेक करेगी। वो पापा के रिकॉर्ड यार- के पास ही है मतलब। हाँ पप्पा के पास ही है, बट यार वो डिजर्व भी करती है, शी इज हाँ लाइक वो वेरी भाई नाइस बहुत रेसलर। उसके साथ सुपर्ब बस एथलीट है। एक प्रॉब्लम हाँ। है, मतलब जो ऑडियंस को लगती है कि भाई उसका कैरेक्टर चेंज कभी भी नहीं हुआ। जैसे बेली, साशा सब एक बार कर चुके हैं अपना कैरेक्टर चेंज। बेकी लिंच का भी द मैन वाला आया, शार्लेट का वैसा कभी कुछ नहीं हुआ। प्रोमोज के थोड़े यार बट robotic उसको लगते हैं, जरूरत but भी नहीं लगती मुझे, शार्लेट को wise जरूरत मेरे भी हिसाब नहीं से है टू बी बहुत ऑनेस्ट। सही है। शार्लेट नहीं यार, शार्लेट जो है वो है अच्छी है मुझे लगता है, पर पता है क्योंकि वो एक आध लेगेसी बार ना कैरी कर जैसे रही है। होना चाहिए, जैसे कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करना चाहिए मुझे लगता है हर एक रेसलर को। अगर मतलब ऐसा होने लगे कि लोगों को वेनिला फील आने लगे तो। लेकिन अब जैसे वो एक लंबे ब्रेक पे चली गई तो जैसे वो वापस जब भी कम बैक करेगी तो आई थिंक इट वो विल बी एक्चुअली बहुत फाइन। बार जा चुकी है पर आती सेम ही है उसका वो बड़ा इशू है, इसलिए लोग थोड़ा वो करते हैं। बाकी रेसलिंग वाइज तो भाई बहुत सही। लास्ट ईयर अगर आपने देखा हो रिया रिप्ली और शार्लेट का मैच हुआ था स्मैकडाउन वुमेन्स रेसलमेनिया में, तो बहुत ही मतलब एक तरफ 5 स्टार मैच। 5 स्टार मैच मैं देखा था मैंने, मस्त। अबे तुम बता रहे थे रॉक के और भी एक, अच्छा 1 मिनट मेरे को 2 मिनट देना, मैं आ रहा हूँ फिर उसको कंटिन्यू करते। रॉक के तुम कह रहे थे ना कि वो और भी सेगमेंट रखेंगे, कुछ होंगे जो सोच रहे हो तुम, उस पे बात करते हैं। बहुत आता हूँ मैं 1 मिनट। डन जाओ यार। यूएफसी भी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है अभी, बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, देखनी चाहिए भाई यार पता है यही हो गया वो फॉलो, बहुत बड़ी बात है पता है। ये इसलिए फॉलो कर लिया क्योंकि ना इस पे इंटरेस्ट था मेरे को, बचपन से देखिए। ये बात तो है। तो वो जो पूरा होता है ना एटीट्यूड एरा, रूथलेस एग्रेशन एरा, मैं फेमिलियर हूँ, मैं रेसलर से फेमिलियर हूँ, मैं वो प्रोमो से फेमिलियर हूँ, मैं हर चीज से फेमिलियर हूँ। कॉनर मैग्रेगर से तो हो ना? करने के लिए हाँ, कॉनर मैग्रेगर को तो जानते हो ना आप? हाँ मैं जो हाँ कॉनर मैग्रेगर का किससे चल रहा है? कॉनर आ रहा है मैग्रेगर वापस? रिटर्न आ रहा है। और पता है क्या रूमर्स क्या है, रेसलमीनिया के अंदर आके अनाउंस करेगा अपना रिटर्न। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है कि वो किससे लड़ चांडलर रहा है? आया था, चांडलर आया था ना, माइकल चांडलर ने कॉल आउट किया था मैग्रेगर को वापस। ओह, और मैग्रेगर नो कॉनर मैग्रेगर इज मनी। भाई साहब मैग्रेगर इज समवन, अभी वो हाईएस्ट पेड डेब्यूटेंट बन गया ना हॉलीवुड का, आज उसकी रोड हाउस आई है ना मूवी। मेरे को पता है, मेरे को पीपल लाइक लव कॉनर मैग्रेगर, पर मैं आई एम अ खबीब फैन। नहीं खबीब, हाँ वो नूरमैदोमेगोव। अपना, मुझे लगता है ना वो बंदा काफी तगड़ा है। वो भी रिटायर हो गया ना? हो गया। अभी उसका फ्रेंड है इस्लाम मकाशेव, वो उसका भी बाप है, अनडिफीटेड है वो भी। पर वो हबीब के साथ क्या था, वो रेसलिंग करता था खाली। ये बंदा ऑलराउंडर है, वो बेस्ट स्ट्राइकर है। अलेक्जेंडर वोल्कोनॉव्स्की अनडिफीटेड चल रहा था, चैंपियन था फेदरवेट का, उसको एक किक में सुला दिया उसने। ओह क्रेजी बंदा है, बहुत बहुत पावरफुल है। वैसे तो वी आर नाउ जस्ट 2 वीक्स अवे फ्रॉम मेनिया, बट स्टिल रॉक एडवर्टाइज्ड है फॉर दिस कमिंग मंडे नाइट रॉ, जो आई थिंक क्या है, कुछ दिन बाकी हैं अब तो। जब पॉडकास्ट आएगा 2 दिन गो बचेंगे। होम शो, क्योंकि 15 दिन बाकी है आज से, अगर हिसाब लगाए तो सिर्फ 15 दिन बाकी है। दैट मीन्स ये शायद गो होम शो हो सकता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो बैक मेरे हिसाब से 2 या 3 शोज बाकी हैं WWE के बिफोर मैनिया। अब उसके बीच में लोग क्या कुक कर सकते हैं उसके स्मैकडाउन कुछ में तो नहीं आ रहा वो भी, है ना? हाँ अभी तक कुछ एडवर्टाइज, बट रॉक के साथ क्या सीन है ना, रॉक को जैसे रॉ हुआ, रॉ के बाद ये लोग एडवर्टाइज करते हैं ताकि एकदम से ना बिल्कुल ट्रैफिक आए और जैम पैक्ड हो गए, सब बिक जाए। क्योंकि अभी भाई WWE इज ऑन द स्ट्रीक कि उन लोगों का पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट हो रहा है, धक 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 धक, बैक टू बैक। तो बहुत बढ़िया, फाइनेंसिस के मामले में काफ़ी अच्छा जा रहे हैं ये लोग। तो यहाँ से एक चीज़ है कि लोग पूछ रहे हैं अब रॉक का क्या सेगमेंट आ सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये आइकॉनिक सेगमेंट जो हमने देखा था जॉन सीना का और द रॉक का रोस्ट बैटल जो थी आपस में, मुझे लगता है ये लोग ये एक रोस्ट बैटल इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब 2 and 2। देखा हमने रोमन तो बहुत गंदा रोस्ट करता है, सेथ को रुला ही देता है, ठीक है। और मेरे को लगता है रॉक, कोडी ने इस बार इनिशिएट करके, कोडी ने भी उसको एसोल बोला, 2-3 चीज़ें बोली, ठीक है। उसने भी इस बार अच्छा किया, अपने डॉग को उसने कॉलर पहना रखा था, रॉक इज कैट, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं ये लोग ना। 1 मिनट यार, नयन गायब हो गए।
हाँ 1 मिनट सॉरी। मुझे लग रहा है इस तो बार Raw पे मेरे को काफी लगता है ये candy लोग ना- वैंडी होगा, कैंडी ऐसे ये वो पता नहीं क्या क्या हाँ बहुत और censor इन होगा। लोगों को आगे से ऑर्डर्स भी हैं। फॉक्स वालों ने बोला हमें एक बार स्क्रिप्ट भेज दो तुम्हारी, ठीक है, फिर तुम जितनी गाली देना चाहते हो गाली दे लो। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ उठी थी मोहित भैया ट्विटर पे कि इन लोगों ने फॉक्स वालों ने क्या किया, यूएस के अंदर ना ब्लैकआउट कर दिया था जब रॉक गाली दे रहा था। तो एक रूमर फैला दिया गया किसी लड़की ने फ्लैश कर दिया इस वजह से कर दिया। तो फिर फॉक्स वालों ने अपने तरफ से बताया कि जब भी रॉक कस कर रहा था तो हम लोगों ने उसे ब्लैकआउट ही कर दिया था। अब वो कोडी को भी मिल गया कि कोडी भी कस कर सकता है। तो इन लोगों का मेरे को लगता है रोस्ट बैटल देखने को मिलेगा हम लोगों को, वो काफ़ी अच्छा जाएगा। एंड थोड़े से सीड प्लांट्स करेंगे ये लोग जहाँ पे हमें दोनों एंगल दिखाएंगे कि कोडी और सेथ के बीच में हल्की सी टेंशन एंड रॉक एंड रोमन के बीच में भी हल्की सी टेंशन, जो मेल ईगोज वाला है ना कि मैं बड़ा। मुझे लगता है ऐसे गो होम शो होगा इस बार। कोई ऐसा नहीं होगा लड़ाई दंगे हो रहे हैं, हो सकता है हो जाए, बट मुझे नहीं लगता है ये लोग भाई ब्रॉल करेंगे, क्योंकि WWE ना काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल दिखाना चाहती है कि Safe भी कौन रखेंगे स्ट्रॉन्ग है ना कौन वीक wrestlers है, को। कुछ नहीं बताएगी वो आपको। क्योंकि मेनिया से पहले कुछ हो Right. गया सीन, तो ये चीज़ है। और वैसे भी रॉ का थर्ड आर तो वो नॉन पीजी थोड़ा चले ही जाते हैं, जी कर सकते हैं, ये रहता है हाँ option। वो करेगा। हाँ क्योंकि मतलब रॉक ने बेसिकली सारे बेसिस कवर कर लिए हैं, उसने अपना रॉक कॉन्सर्ट कर लिया है हाँ और वो अपने वो एटीट्यूड एरा वाले कपड़ों में भी आ चुका है। तो वो और क्या करेगा, जैसे वो पहले तो रॉक कॉन्सर्ट ही करता था जब उसकी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से थी, और फिर आता था स्टोन कोल्ड से मार खाता था, और या मतलब थोड़े दोनों के बीच में बड़ी अच्छी बैंटर होती थी, और फन पार्ट यही था उसका। सही बात है। रॉक But, माइक पे हाँ, ये बहुत कर- धांसू हाँ? था माइक पे उसका। ये वो मेरे को उसका आज भी एक वो सेगमेंट याद है स्टेफनी मैकमैन को जो उसने रोस्ट किया था भाई साहब। रॉक ने किसको नहीं किया है, रॉक से कोई नहीं वैसे बचा। देखा जाए तो रॉक का सिर्फ रॉक की तुम वो 4 साल कर ट्रिपल एच वाली वो देख लो, हाँ हाँ क्यों कुछ भी रॉक से कोई नहीं बचता भाई। रॉक के हाथ में तुम माइक पकड़ा दो और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो ही इज क्रेजी विद अ माइक। ये तो और अब तो शुक्र हो, कोडी एक कैरी एक भी बहुत इसका मेजर दिया है। पॉइंट बताना तो भूल ही गए हम लोग, एक चीज के बारे में डिस्कस करना। 2025 के अंदर रॉक वर्सेस रोमन बिल्ड होगा और वो नेटफ्लिक्स पे जा रहा है रॉ। हाँ, तो हमें हाँ। अब कोई बीप्स नहीं देखने को मिलेगी, अब हमें फुल ऑन नॉन पीजी रॉक देखने को मिलेगा फ्रॉम 2025। तो वो भाई साहब अच्छा होने वाला है। काफी सही होने वाला है। नेटफ्लिक्स वाले होपफुली उसको सही तरीके से पुल ऑफ करें, सही बात है। नहीं तो भाई अभी पता जैसे मैं यार कह- नेटफ्लिक्स कर देगा पर अच्छे से ना, मेरे को लगता हाँ। नहीं है नेटफ्लिक्स इस चीज को छोड़ेगा। वो लोग बहुत वो अच्छे हैं इन चीजों में, वो कर लेंगे। भाई उन लोगों ने कितने बिलियन डॉलर की डील करी है, वो दे विल मेक फुल यूज ऑफ इट। अच्छा सिर्फ स्मैकडाउन की नहीं हुई ना, सिर्फ रॉ की हुई है। रूमर तो मैंने Raw कहीं की पढ़ा हुई था, है कहीं and पढ़ा था SmackDown कि है Fox SmackDown पे। भी इन्वॉल्व है और PLEs भी शायद। अब मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं बता सकता फिलहाल, क्योंकि वो एडवर्टाइज तो ऐसे ही कर रहे हैं कि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स 2025। तो देखते हैं अब। अच्छा हाँ, मैं कह रहा था जैसे रॉक का बहुत लंबा रन भी नहीं रहा है WWE के साथ, सिर्फ 4 साल का रहा है, लेकिन उसमें उसने इतना किया है जो एक साथ था कि हर कोई याद करता है। नहीं सिर्फ 4 साल का नहीं रहा, लंबा अगर होगा सिर्फ I उतना think। ही देखें जो वो रेगुलर रहा है, उसके बाद तो ब्रेक, हॉलीवुड, वापस उस तरह रहा है ना। जैसे मेरे ख्याल से एटीट्यूड एरा वो था पूरा, उसका, हाँ वो पूरा था। तो वो पूरा मिला के 4 साल ही है हाँ, बस। वो 4 ही है। क्या बात कर रहे हो? ओ भाई मतलब ही हैज डन अ लॉट इन दोस 4 इयर्स। एक्चुअली अ लॉट से मेरा मतलब है कि जो उसका वो है, जो उसने छाप छोड़ी है ऑन द पॉप कल्चर फिनोमिना में, जो उसकी वो है काफी बड़ी है। तो वो अच्छा नेट क्वाइट इम्प्रेसिव। मुझे नहीं लगता कि किसी और ने नहीं, इतना नहीं, किया होगा, क्योंकि लोग रेसलिंग में रह के रेसलिंग के ही रह जाते हैं फिर। अब हाँ, वहाँ से मैं वो एक that नाम is- आया मेरे मन में, जैसे शॉन माइकल्स, जो कि वन ऑफ द भी नहीं, मैं बोलूँगा ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम, इन रिंग वाइज बहुत सही, ठीक है, बट मेन स्ट्रीम में शॉन माइकल्स को नहीं जानते लोग, और आज के टाइम पे नहीं इतना। बट शॉन आपका कि शॉन देखा ही होगा आपने रेसल करते हुए, तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैचेस जो हैं वो भी शॉन के होते हैं। मिस्टर रेसलमेनिया बोलते हैं शॉन को, और नैन और मेरा फेवरेट तो है ही। जैसे शॉन माइकल के साथ ऐसा था ना कि मतलब शॉन माइकल मेरा कभी भी फेवरेट रेसलर्स में नहीं रहा,
मतलब आई हैव सीन हिम रेसल, क्योंकि मेरा क्या था ना कि मेरे को थोड़ा ऐसे वो रेसलर्स पसंद आते हैं जो कैसे बोल सकते हैं, आई हैव बिन मोर ऑन द साइड ऑफ अंडरटेकर टाइप्स, मतलब थोड़े बड़े और उस टाइप के रेसलर्स अच्छे लगते हैं, राइट, हेवी वेट टाइप के। और मैं अंडरटेकर का हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। उसकी जो पूरी पर्सोना वाला वो था ना कि वो एंट्रेंस लेना, और वो जो एक तो वो यूं करता था रेफरी रिंग से बाहर निकल जाता था, तो मेरे को भाई सबसे बेहतरीन तो वो लगता था भाई। मैं सोचता भाई यार जो रेफरी को ही चमका दे, मतलब जो इंसान जीतने और हारने की पावर रख, मैं तो बहुत छोटा था ना, तो मैंने कहा जो इंसान जीतने और हारने की पावर रखता है ये आदमी उसी को डरा दे रहा है सिर्फ यूं करके। मैंने कहा मतलब इससे ज्यादा बड़ा तो क्या ही हो सकता है। तो मतलब आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड विद अंडरटेकर। और फिर वो तो बचपन में फिर दोस्तों ने ऐसे वो भी चलाई हुई थी कि भाई इसकी तो मतलब 7 बार मर के जिंदा हो चुका है और ये और वो, तो बहुत बहुत फैसिनेटिंग लगता था। तो आई हैव मतलब मैंने शॉन माइकल को बहुत ज्यादा रेसल करते हुए देखा भी नहीं था पहले। तो वो वाला मैच देखा होगा आपने फिर, तो फिर वो अंडरटेकर शॉन वाला, हाँ फिर वो वाला देखा था मैंने, तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। और मैंने नहीं फिर देखा तो ऐसे वो भी था कि जो शॉन माइकल का एलिमिनेशन चेम्बर था, पहला एलिमिनेशन चेम्बर शॉन माइकल जीता था, तो वो मैंने देखा था। और फिर उसके बाद ट्रिपल एच के साथ उसकी बहुत लंबी राइवलरी थी, वो 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच था उनका एक, और वो काफी तगड़ा मैच था भाई, शायद बहुत वहीं से तगड़ा रेन ऑफ मैच था। टेरर तुम शुरू हुआ आज था, भी उठा के देखते हो ना उसको। हाँ वहीं से शायद रेन ऑफ टेरर भी शुरू हुआ था ट्रिपल एच का, मतलब वही टाइम है ये। हाँ उससे पहले ही चालू हो गया था रेन ऑफ टेरर, मतलब उससे पहले ही चालू हो वो गया था। पूरा वो उसका ट्रिपल एच और शॉन माइकल एरा ही था वो, उसमें उनके टाइटल एक आध, मेरे ख्याल से शॉन माइकल वो टाइटल जीता था एलिमिनेशन चेम्बर में, और 3 स्टेजेस ऑफ हेल में ट्रिपल एच ने वापस ले लिया था उससे। इट वाज नेक्स्ट पीपीवी आई थिंक, एक ही पीपीवी में शिफ्ट हो गया था। वो कहते हैं ना एक बार रेसलिंग देखते हुए आपको डर लगता है, मतलब कि यार ये क्या हो गया अचानक से। तो एक वो उस मैच से था सीन जहाँ पे शॉन माइकल्स का, मैं बहुत बड़ा फैन था उस टाइम में, शॉन माइकल्स का जो स्वीट चिन म्यूजिक था ना मुझे बहुत पसंद था, तो वो स्वीट चिन म्यूजिक मार रहा था एंड ट्रिपल एच ने शायद पंच करा उसके ग्रॉइन पे। दैट वॉज द मोस्ट स्कैरी थिंग। और वो एक्चुअली पता है, मतलब मैं इनकी बाद में राइवलरी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें बता रहे थे ट्रिपल एच और ये दोनों कि एक्चुअली में कभी कभी ऐसा होता था मैच के दौरान हम दोनों एक दूसरे को सच में मारते थे, और वो सच में हम एक दूसरे को खून निकालने के लिए या फिर मैच को इंटेंस करने के लिए या फिर सिर्फ क्रैक्स निकालने के लिए कि थोड़े बहुत आवाज़ आए अच्छा लगे। तो इसमें शॉन माइकल्स बोल रहा था जो वो ग्रॉइन पंच था ना वो बहुत रियल था। ओ भाई यार, ये तो बेस्ट भाई वो बहुत स्कैरी था। पॉडकास्ट पे बताया भी था लोगन पॉल के कि भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना उस टाइम पे बहुत मुश्किल चीज़, क्योंकि मैं बहुत ही बेकार इंसान था, काफ़ी एटीट्यूड ये वो, तो ट्रिपल एच ने लेकिन कभी वो नहीं छोड़ा। डीएक्स तो किसकी फेवरेट नहीं रही, मेरी तो बड़ी बहुत पसंद करता था मैं डीएक्स को। हाँ लेकिन जैसे शॉन माइकल के साथ ये था ना कि मतलब वो मेरे ऊपर उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहा, क्योंकि मतलब मैं काफ़ी मतलब वो यंग एज में था, तो मैं उतना फॉलो नहीं किया, मतलब लेकिन हाँ वो चीज़ फैसिनेट करती थी देख के, क्योंकि ये हाँ मतलब इंटरेस्टिंग लगते थे वो मैचेस, बड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि तब वो भाई वो एलिमिनेशन चेम्बर और ये काफ़ी अर्ली स्टेजेस में देखा, तो मतलब वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी बहुत हिट करती, जैसे अब बेस्ट फ्रेंड बेटर एनिमीज वाली चीज़ उनकी। हाँ। और अच्छा हाँ, नेटफ्लिक्स की हमने बात की थी जैसे अभी, तो WWE तो कंटेंट दे ही रही है नेटफ्लिक्स को, अभी हमारे विंस दद्दू भी बहुत कंटेंट दे रहे हैं ऑलरेडी। नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री आनी थी विंस मैकमैन की, बट वो डिले होती जा रही क्योंकि ऐड ऑन होती जा रही चीज़ें विंस की लाइफ की। किसकी डॉक्यूमेंट्री? हाँ, अच्छा वो आएगी क्या? अभी आएगी, हाँ वो आएगी, अब तो आएगी, अब तो और आएगी, अभी और ऐड ऑन होगा, कंटेंट अभी दे रहे हो तो भाई क्या स्कैंडल, उन्होंने डिले कर दी उसको कि भाई अब तो और माल मिल गया, नहीं आएगी, मना कर दिया नेटफ्लिक्स वालों ने, मना कर दिया। अब पता नहीं यार, नेटफ्लिक्स वालों ने क्या बोला, नेटफ्लिक्स वालों ने बोला कि विंस मतलब उनसे पूछा था जो शायद सीईओ है फिर कौन है, नहीं चीफ कंटेंट ऑफिसर जो है, उनसे पूछा इंटरव्यू में कि अब विंस मैकमैन वाली वो आएगी क्या डॉक्यूमेंट्री, तो बोला विंस मैकमैन WWE में है, बोला नहीं तो नहीं आएगी। पता नहीं यार अभी, चलो जो भी है पर इंटरेस्टिंग रहेगा भाई साहब। विंस मैकमैन के लिए एक पता है जो मार्क शपीरो और ये लोग हैं जितने टीकेओ के लीडर्स, उन्होंने कहा है इरेज द नेम मैकमैन, मुझे हमें मैकमैन
शब्द नहीं चाहिए, उन लोगों ने WWE पेजेस से हटा दिया, उन्होंने स्टेफनी को निकाल दिया, शेन का कुछ अता पता है ही नहीं। द ओनली पर्सन जो मैकमैन फैमिली से काम कर रहा है वो ट्रिपल एच है, क्योंकि वो उसके सरनेम में मैकमैन नहीं है। वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेकर। नहीं, पर जैसे ये वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ये तो समझ में आता ही है, क्योंकि जैसे उनकी पास्ट हिस्ट्री भी तुम देखते हो, जैसे क्रिस बेनवो का हुआ था। हाँ। तो उन्होंने क्रिस बेनवो का पूरा हटा, जबकि क्रिस बेनवो का टाइटल रन जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था WWE के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो बहुत बड़ा बेबी फेस था। 20 का मेन इवेंट याद ही नहीं करते, वो इरेज हो चुका है। वही वो रेसलमेनिया हटा दी भाई उन्होंने, वो है ही नहीं उस पे। वो रॉयल रंबल में आई थिंक नंबर 1 एंट्रेंट था, तो वो काउंट नहीं करते कि वो भी जीता। और नंबर 1 एंट्री से ही वेंट ऑन टू विन रॉयल रंबल एंड देन ही वेंट ऑन टू विन रेसलमेनिया इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच। आई शॉन और ट्रिपल एच थे उसमें, शॉन और ट्रिपल एच के अगेंस्ट में। ये मतलब छोटा मोटा फीट नहीं है, काफी बड़ा फीट है जो उसने अकम्प्लिश किया था, और उन्होंने पूरा इरेज कर दिया उसको। बेनुआ का तो पर केस भी बहुत बड़ा था, बेनुआ ने तो एक्चुअली बहुत सिंफुल चीज राइट। मैं बस यही बता रहा हूँ कि वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं उस चीज को लेकर, कि मतलब बेचारा विंस मैकमैन का तो प्रूफ भी नहीं हुआ अभी तो वो एलिगेशन वो। और पता है जैनल ग्रांट वाला मैंने पूरा पढ़ के देखा, पूरा उसका केस पढ़ा मैंने, 78 पेजेस समथिंग कुछ है। अब पता है उसमें ना कुछ चीज़ें इतनी अनबिलीवेबल है कि एक 77 साल का आदमी क्यों करेगा। और विंस मैकमैन, जो कि एंड्रू टेट ने इसके ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट किया, मैं देखता नहीं हूँ टेट को, बट उसने एक लॉजिकल पॉइंट रखा कि विंस मैकमैन जो कि बिलियनर है, उसे एक नॉर्मल लुकिंग लड़की पे इतना एफर्ट क्यों करना है, जबकि उसको दुनिया की बहुत अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं अपने पैसे पे, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो भी होता है, तो वो एक इतनी नॉर्मल लुकिंग लड़की पे क्यों करेगी। अब उस लड़की ने पता है क्या कहा है, उसने बोला मेरे से एनडीए साइन कराया और कुछ 7-8 मिलियन का था, बट इसने मेरे को पे नहीं किया, इसलिए मैं ये पब्लिक कर रही हूँ। तो भाई उसमें मनी इन्वॉल्व है, आपका मोटिव मनी है, तो इसलिए मेरे को लगता है बेचारा विंस मैकमैन या तो वो इस केस को लड़ते लड़ते गुजर जाएगा, या तो वो विंस मैकमैन वाली चीज़ दिखाएगा, वो लड़ेगा, वो जीतेगा और वो निकलेगा। ऐसा लगता है विंस का तो जो है मुझे ब्रॉक का यार वो था अभी तो वही मैं बोलने वाला था कि उसमें ब्रॉक लेसनर भी फंस गया भाई। अच्छा उसका मैच था, आई थिंक गंथर से मैच था रेसलमेनिया में, वो प्लान कर रहे थे, वो भी खत्म। ब्रॉक लेसनर का भी नामो निशान उड़ा दिया पूरा उन लोगों ने। अभी एक न्यूज़ आई थी सामने कि भाई उसे वापस से WWE की वेबसाइट पे फीचर किया है, बट वो गया नहीं था, वो एल्यूमिनाई वाली लिस्ट में डाला ही नहीं था उसे, वो हमेशा से था ही प्रेजेंट वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये थी न्यूज़ पक्की कि भाई WWE एफर्ट्स कर रही है कि ब्रॉक को वापस लाया जाए। आई थिंक वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो रॉक वगैरह तो ब्रॉक की एब्सेंस फील नहीं हो रही इतनी, लेकिन अपकमिंग जो आएंगे इवेंट्स वगैरह उसमें लगेगा कि यार ब्रॉक, और ये एंडिंग भी सही नहीं है ना ब्रॉक के लिए, इतना कुछ किया और इतनी, अगर यार मतलब ब्रॉक को इरेज करते हैं तो बहुत रेसलमेनिया से इरेज हो जाएंगी पीछे, और बहुत सारे शोज बड़े बड़े, क्योंकि रोमन के करियर में तो मतलब आप किसी भी इंसान को सीधे भाई, फिर वो मतलब वो अंडरटेकर की स्ट्रीक क्या रोमन रेंज ने एंड करी है। यार पता है क्या है, मेरे को नहीं लगता ब्रॉक वापस आएगा। ब्रॉक का ईगो बहुत ही ज्यादा मैसिव है। ब्रॉक का जो ईगो है भाई साहब, वो मैंने किसी इंसान में नहीं देखा जिसमें इतना ईगो है। उसने एक बार बोल दिया मैं UFC नहीं जा रहा वापस, तुम मेरे पे कितना ही पैसा फेंक लो, नहीं जाऊंगा। उसने WWE के लिए भी यही कहा कि अभी मैं सिर्फ पैट मैकेफे शो पे वो कह रहा था मैं जस्ट यहाँ पे मज़े कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपनी फार्मिंग करता हूँ, मैं हंटिंग करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में कमा लिया। अपने बच्चों के लिए भी बोलता है, उसकी बेटी इज़ वर्ल्ड चैम्पियन अभी ट्रैक एंड फील्ड के अंदर, रिकॉर्ड बनाया उसकी बेटी ने भी, तो वो कह रहा है मैंने मेरे बच्चों को भी खुद से अलग कर रखा है, मैं अलग से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, साधु आदमी हूँ। अब भाई साहब मेरे को नहीं लगता ब्रॉक लेसनर का ईगो उसको वापस आने देगा। इतना क्रिटिसिज्म जो उसने झेला है, पूरा एक मीडिया ट्रायल हो गया उसके लिए, सब कुछ है तो वही। और वो दूसरी चीज़ ये भी है ना कि फिर आप जैसे रेसलिंग में आ रहे हो तो फिर आप अपने आप को पेडेस्टल पे पुट कर रहे हो इतने सारे लोगों के सामने, और उसे वैसे तो अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो तो फिर व्हाई वुड यू डू दैट। आपके पास पैसा भी है, और वो तो ऐसे ही मतलब पीपल प्लीजर है भी नहीं, उसको पसंद भी नहीं है लोगों के अराउंड रहना ना। ब्रॉक लेसनर इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। वो मैंने पढ़ा था कहीं पे कि उसने इतनी लंबी लंबी अपने घर के आसपास फेंस बना रखी है और ये वो, तो वो लोग उसको पसंद भी नहीं है। और ऐसा देखा जाए अगर कि ब्रॉक का सब सिचुएशन ठीक हो जाती है बाद में जाके, इरेज नहीं करते हैं उसे हिस्ट्री से, तो देखा जाए तो उसका लास्ट मैच कोडी के अगेंस्ट था जहाँ पे हैंड रेज करके गया था वो कोडी का, तो पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट हो गया एट द एंड। हाँ तो मतलब आई थिंक इट्स फाइन देन।
और वो कोडी की भी जैसे फिनिश द स्टोरी वाली जो पूरी चल रही है, तो कोडी ने भी उसको हरा दिया है और वो आगे भी बढ़ रहा है, तो ठीक ही है, ठीक है एक तरह से, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब और वो भी समर स्लैम में करके गया है। समर स्लैम इज द हाँ, प्लेस मतलब- जहाँ पे वो बना था खुद। आई थिंक इट इज फाइन। सही है। अच्छा हाँ, यहाँ थोड़ी सी AEW के बारे में बात करनी थी कि AEW अभी जहाँ पे है, जिस पोजीशन पे, वहाँ से वो राइज होगी या बरी हो जाएगी अपकमिंग ईयर्स में, क्योंकि उनका बहुत गंदा सीन चल रहा है। अब वो ओल्ड जेन रेसलर्स को लाते हैं, ठीक है, और यंग टैलेंट्स को ओवर कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी कंपनी के लिए हेल्प नहीं कर रहा है। वो यंग टैलेंट्स वो थोड़े से बिल्डअप होकर WWE में आ जा रहे हैं, क्योंकि सबका एंड गोल तो एट दी एंड WWE होता है कि भाई यहाँ पहुँचना है। और अगर देखा जाए तो NXT से ज़्यादा डेवलपमेंट ब्रांड तो AEW लग रहा है WWE का, जो कि बिल्ड करता है टैलेंट्स को और वहाँ से सारे फिर निकल के WWE में आ जाते हैं। तो क्या चलेगी आगे, या ये भी WCW के ट्रैक पे चली गई है, ख़त्म हो जाएगी बाद में जाके? वही है, देखो इसका मेरे को जितना लगता है कि उनका गोल क्या है, कि मतलब वो अब जितना जो चल रहा है उससे खुश हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो वो भी बना ही रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर WWE 1 फर्स्ट पे है तो वो सेकंड पे है, आई थिंक, काइंड ऑफ बोल सकते तो वो, हाँ, हालांकि डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, होगा, हाँ। रिमार्केबल होगा, नंबर्स के बहुत ज़्यादा रिमार्केबल डिफरेंस होगा, लेकिन मतलब वो पैसा तो वो भी बना ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो लोग देखने ही नहीं जा रहे हैं उसको, वैसे क्योंकि ये उसमें भी एज है, क्रिश्चियन वगैरह लोग हैं नहीं और जा वो रहे अच्छा हैं कर सच में रहे हैं, उसे आई थिंक। देखने। बहुत हाँ। उनके खाली तो वही empty shows उन्हीं हैं। को देखने जा रहे हैं, और एज लॉन्ग एज दे आर देयर वो तब तक चल रहा है। जेरिको है अभी भी उसमें कि चला है। गया? है। हाँ, तो वो मतलब वही थोड़े लेगेसी रेसलर्स को वो रखेंगे अपने पास, और वो जैसे यहाँ से जो थोड़े बहुत छोड़ेंगे उनको वो लेके उधर चले जाएंगे। ये ऐसी और देखो यहाँ से छोड़ेंगे रेसलर्स, ऑफ कोर्स ये लोग अभी जो इनका जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है कि कितने सारे पाइलॉन होते जा रहे हैं, हमेशा ये स्टोरी लाइन को हर रेसलर सेटिस्फाइड नहीं होगा, राइट? क्योंकि मतलब आप जैसे अब उनकी जो मेन ब्लड लाइन वाली स्टोरी चल रही है, फिर उसके बाद जो पीछे वाले रेसलर्स हैं वो कहीं ना कहीं तो लेफ्ट आउट फील करेंगे ना। अब जैसे रेसलमेनिया होगी, फिर किसी को आप ओवर करोगे, किसी को तो पुश देना पड़ेगा। अब जब जिसको नहीं मिलेगा वो फिर लेफ्ट आउट फील करेगा, तो फिर वो जाएगा छोड़ के कंपनी को। आई थिंक अभी वो टाइम आ गया ना, ये सही था। जब AEW शुरू हुई थी ना, उस टाइम पे बहुत रेसलर छोड़ के गए वहाँ AEW में, उन्होंने किया। बट अब कोडी ने ये चीज़ शुरू की, जो जिसने बिल्डअप की वो कंपनी, वो खुद ही आ गया, राइट। तो हाँ, तो अब बाकी रेसलर्स भी उससे थे। और अभी तक जितने वापस आए हैं, एंड्राडे हो गया या CM पंक हो गया, काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंसर है उसमें कोडी का। कोडी ने बातचीत की है कि भाई सब सही चल रहा है यहाँ पे, सीन आ सकते हो ये वो। और अब माहौल भी चेंज हो गया ना, विंस के जाने से थोड़ा जो होती थी स्ट्रिक्टनेस वो भी कम है, सब फ्रीली बात कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ पिच कर सकते हैं। ट्रिपल एच ईजिली अप्रोचेबल है थोड़ा, जैसे विंस नहीं था। CM पंक आ गया भाई। CM पंक आ गया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो वही, अब CM पंक का अगर आ चुका है तो फिर तो मतलब एनीथिंग कैन हैपन। अगर वो चीज़ हो गई है तो इसका मतलब ये कि माहौल ठीक हो ही गया है। तो और मतलब ये है कि देखो AEW, जहाँ तक मुझे लगता है, देखो कंपटीशन होना चाहिए। इतने टाइम तक WWE का कोई भी कंपटीशन नहीं था। जिस द मोमेंट AEW केम इनटू सीन, WWE की फट गई थी, सबको पता है। उन्होंने चेंज स्विच मारा उस टाइम पे। हाँ, तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत डेस्परेट मूव्स मारे, बहुत सारे। मतलब गियर शिफ्ट नहीं कर रहे थे और वो किया उन्होंने। नहीं, लेकिन मतलब अपने को पता है कि उनकी फट गई थी। कोविड वाला टाइम जो आया था, और उसके बाद भी मतलब दे वर वेरी डेस्परेट। और अब ये जो पूरा अभी जो अपन बोल रहे हैं ना कि ये रेसलिंग इज कूल अगेन, और ये सारा जो है ना, ये इसी वजह से है, CM पंक को वापस लेके आना। नहीं तो कभी नहीं करते भाई। ऑल्दो मतलब काफ़ी लोग सोचेंगे कि यार WWE क्यों डरेगी या फिर ऐसा वैसा। बट यार देखो, अगर आप देख रहे हो अभी AEW में कोई बड़ा मैच होता है तो WWE भी यहाँ पे बड़ा मैच करवाती है, NXT वगैरह, जब भी वो सेम नाइट पे compete करते हैं। फ़र्क तो उन्हें पड़ता है, मानो ना मानो, ठीक है। CM पंक का जब रिटर्न हुआ था तो उसके काउंटर में ब्रॉक आया था, ध्यान है? हाँ, उस टाइम पे अभी भी एज का मैच हुआ है शायद AEW में क्रिश्चियन के अगेंस्ट, और जीत भी गया शायद वो चैंपियनशिप आज या कल जब भी हुआ था वो। तो यहाँ पे भी उन्होंने रॉ पे लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच करवाया, बेकी और नाया जैक्स वाला। तो मतलब वो रखते हैं हमेशा कि नहीं भाई हमारे ओपोनेंट में चल रहा है कोई, बेशक एक्नॉलेज ना करें इस चीज़ को, बट है। देखो उसका ना, वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपको खलबली करनी है, ये बताना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है।
ये हमेशा बना रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर वो एक कंपनी अपनी मोनोपोली बना के और वो चलती रहेगी, जो एक्चुअली में होता आया है इतने अब जैसे सालों से। बोलते हैं कि WWE का सबसे बेस्ट एरा था एटीट्यूड एरा, तो उस टाइम पे क्योंकि वो WCW से compete कर रहे थे, अगर हार जाते तो आउट ऑफ बिजनेस हो जाती कंपनी, तो वही चीज़ थी कि भाई टक्कर में था। और WCW ने बहुत अच्छा उनको बहुत कंपटीशन ज़्यादा, दिया हाँ, था, बहुत अच्छा। सही। ये थोड़े उनके बेकार WCW decisions जीत रही थे। थी वैसे उस टाइम पे, WWE हाँ, AEW वाली भाई वो पोजीशन में फाड़ थी। रखी थी उन्होंने। हाँ। इसलिए WWE हमेशा से उन्हें पता है कि अंडरडॉग्स कभी भी ऊपर आ सकते हैं, इसलिए वो एफर्ट हमेशा मारती है। वो है, और मुझे लगता है कि ये हमेशा होना चाहिए कंपटीशन। जैसे हम लोग इसमें भी कहते हैं कि डिज्नी जैसे सब चीज़ें खरीदता जा रहा है, तो नहीं, अच्छा नहीं है। और ये यूएस भी नहीं करने देता उनको कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूएस गवर्नमेंट जो है उनका भी रूल है कि मतलब सब कुछ नहीं खरीद सकते आप। डिज्नी की डीसी को भी खरीद ले, मार्वल को भी खरीद ले, तो वो हो नहीं सकता। अच्छा, वैसा नहीं हो सकता। तो इसी वजह से नहीं नहीं नहीं, वो हो नहीं सकता। वो एक ही चीज़ की मोनोपोली नहीं कर सकता, कंपटीशन वो होगा। ओह, तो ऐसा हो सकता है कि एप्पल खरीद ले डिज्नी, मतलब उसको, एक डीसी को डिज्नी के पास मार। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि वो ऑपोजिट ही रहेगा ना फिर। राइट। एप्पल तो तो ये डिज्नी को है। खरीद सकता है वैसे। हाँ, ये चल रहा है। चल रहा है कुछ, अच्छा। ओह, हाँ, अच्छा भैया, मुझे आपके एक बहुत बड़ा मोमेंट है WWE का जिसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनती रहती हैं, सुपरस्टार से वगैरह से पूछते हैं, वही मुझे आपसे पूछना था। जब स्ट्रीक ब्रेक हुई थी अंडरटेकर की, उस टाइम आप कहाँ थे, आपको कैसा फील हुआ था, कैसा मोमेंट लगा था वो? अंडरटेकर की जब स्ट्रीक WrestleMania ब्रेक हुई 30, थी, 2014, मैं कॉलेज में था आई थिंक। तो आप लाइव देख रहे थे या क्या क्या सीन था? हाँ, मैं देख रहा था, और काफी टूटा हुआ फील हुआ मुझे अंदर से। मैं देख रहा हूँ लेट के, और तो- एकदम से सारे, मतलब मेरे साथ भैया है, पापा है, उनको भी पता है कि भाई अंडरटेकर नहीं हारता है, रेसलमेनिया क्योंकि है, और वो 3 काउंट हो गया और फिर तो शॉक ही लग गया कि क्या। वही, मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि अभी किक आउट करेगा, आप किक आउट मुझे लगा करेगा, शायद क्योंकि कुछ गलत हो ऑफ गया, कोर्स। मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, अभी ठीक करेंगे या कुछ क्योंकि म्यूजिक भी नहीं बजा ना हाँ। ब्रॉक का, सब साइलेंट हो गया उधर, वही शॉकिंग फेसेस सबके। बहुत बहुत अजीब फील हुआ था। मतलब मेरे को 2-3 दिन तक तो बहुत बहुत ही अजीब फील होता रहा था। और मेरी फेसबुक की डीप वो कवर फोटो अभी भी अंडरटेकर की वो रखी हुई है, जिसमें वो फोल्ड करके और कैप रख के जाता है ना अपनी। वो 33 का है वैसे। फेसबुक में लॉगिन नहीं करता कभी भी लॉगिन नहीं करता, पता नहीं कितने सालों से मैंने लॉगिन नहीं किया, लेकिन मेरी कवर पिक्चर वही है, अंडरटेकर जो फोल्ड करके और वो रख के जाता है। तो आपने सेंड ऑफ दे हाँ। दिया फेसबुक को एक तरह से, मैं भी कम ही हाँ, मैंने भी सेंड ऑफ दे दिया था। आ, तो मतलब तब मैंने सेट करी थी। अच्छा, पर ये 33 का जो आप बता रहे हो, हाँ। वो हाँ, मतलब वो जब भी उसने किया रोमन था वाले के तो मैच वो के मतलब बाद। वो मेरी अच्छा, आप भी उस वाले उसमें हो कि भाई अंडरटेकर की स्ट्रीक कभी ब्रेक होनी नहीं चाहिए थी, या हुई तो अच्छी बात है? हाँ, नहीं, मेरे को नहीं लगता ब्रेक होनी चाहिए थी। पता नहीं, मैं दूसरे उसमें हूँ कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो शॉक फैक्टर मिला ना, क्योंकि विंस को तो मोमेंट्स क्रिएट करने होते हैं, तो वो मोमेंट क्रिएट हुआ उस टाइम पे। बट ठीक है, मुझे भी नहीं लगता पर कभी मुझे होनी लगता है ना कि वो ऐसा मतलब इट वाज नॉट ए गुड मोमेंट। अगर मोमेंट क्रिएट करो तो अच्छे मोमेंट करो ना, नहीं ऐसे शॉक फैक्टर जो याद रखे जाए। वही, जैसे शॉक फैक्टर एक बहुत बड़ा आज। नहीं, पर मतलब देखो, शौक भी मतलब 2 तरह के होते हैं, राइट? कि मतलब आपको अच्छे हाँ, शौक oh होते my हैं और God, बुरे हाँ। शौक होते हैं। हाँ, और मतलब बुरे शौक ऐसे होते हैं ना जो मतलब आपको जिंदगी भर के लिए स्कार कर देते आई हैं। थिंक हाँ, वैसे वो जो विंस के अनप्रेडिक्टेबल होने वाला फैक्टर था ना, वो यहाँ पे काम करता है, क्योंकि अंडरटेकर को भी उसी दिन बताया गया था कि आज हारना है। वो ऑलरेडी अच्छा, मैंने तो ऐसा सुना था कि अंडरटेकर ने खुद वो किया था। वो वैसा नहीं था। अंडरटेकर कभी चाहता ही नहीं था कि ब्रॉक लेसनर उसकी स्ट्रीक तोड़े, वो पिच करता था रोमन रेंस के लिए कि रोमन को तोड़नी चाहिए, वो फोर्स करता था। और जिस टाइम पे ब्रॉक को भी पता लगा, ब्रॉक ने भी एग्री नहीं किया, ब्रॉक ने ये बोला मेरे को जरूरत ही नहीं है उस चीज़ की, और ब्रॉक ने कहा था मेरा म्यूजिक मत बजाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था इस बात से ना, बहुत ज़्यादा वो मेंटली ब्रेक डाउन हो चुका था, मतलब ब्रॉक लेसनर भी। और पॉल हेमन ना रास्ते में था, पॉल हेमन को ये था कि ये रैंप पे रोने ना लग जाए। ब्रॉक ऐसा बिल्कुल टूट गया था उस टाइम पे। अच्छा, मैंने देखा था, इनका पूरा स्टेटमेंट पढ़ी थी। क्या ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि रेसलमेनिया 30 में ये चीज़ हुई थी, 31 में अंडरटेकर का मैच हुआ था अगेंस्ट ब्रे वाइट, दोनों के सेम कैरेक्टर्स। तो क्या अगर ब्रे वाइट ब्रेक करते अंडरटेकर की स्ट्रीक उस टाइम? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई थिंक ब्रे वाइट
पॉपुलर बाद में हुआ था उस टाइम नहीं था उतना। उस टाइम, हाँ उस टाइम इतना पॉपुलर भी नहीं था वो उसका जो पूरा फील्ड वाला आर्क था ना उस टाइम पे होता पॉपुलर हुआ हाँ, था। वो तो है, मतलब वो पासिंग द टॉर्च मोमेंट अगर यार मिलना होना ही नहीं तो चाहिए यहाँ था, पे। कभी कभी नहीं होना चाहिए था, ये हमेशा एक हिस्ट्री मेरे को नहीं बुक्स के लगता अंदर वो रहता। होनी चाहिए थी, वो रोमन रेंज को भी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही वो ब्रॉक लेसनर को, वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए थी। Right, ब्रॉक right. का हराना It wasn't थोड़ा supposed to कंट्रोवर्शियल happen. तो था, थोड़ा क्या बहुत कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि ब्रॉक ऑलरेडी मतलब वो मेगा स्टार है ऑलरेडी, तो फिर जरूरत ब्रॉक को तो नहीं थी। मतलब वो करने की जरूरत ही नहीं, इट वाज नॉट नीडेड। आप देखो रेसलमेनिया आपका सबसे बड़ा इवेंट था, ठीक है, उस अंडरटेकर जब भी रेसलमेनिया लड़ता था लोग उसको वैसे भी देखने आते थे, वो किसी से भी लड़ता था लोग उसको वैसे भी देखने आते थे। वो लोगों को पता था कि उसकी स्ट्रीक नहीं टूटेगी, लोग फिर भी वो मैच देखते थे, लोग उसको जीतते हुए देखने आते थे। स्ट्रीक एंडिंग वाज नॉट नीडेड। ये तुम देखो ना कि उसके कितने सारे मैचेस थे जो एक्चुअली में वो क्या कहते हैं उसको, क्रश मैचेस होते हैं, स्क्वाश मैचेस होते हैं, क्या होते हैं स्क्वॉश मैचेस, वो जॉन सीना के साथ किया है उसने। स्क्वॉश मैच सोचो 2 मिनट का। हाँ, तो मतलब इट वाज नॉट नीडेड। तो वो मतलब काफी गलतियां भी की वैसे अगर देखा जाए, जैसे सीना और अंडरटेकर मैच, ये कोई भी स्टेडियम सोल्ड आउट करा सकता है, बट वो उन्होंने ऐसे टाइम पे किया। कितने, अगर सीना वर्सेस अंडरटेकर की प्राइम में होता है ना रेसलमेनिया 20s में किसी उसमें, तो कितना बड़ा मैच होता है ये। जॉन सीना प्राइम, अंडरटेकर की स्ट्रीक ऑन द लाइन। आई थिंक अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना हो चुका है। मैं कह रहा हूँ रेसलमेनिया में नहीं हुआ जैसे ना, उस टाइम स्ट्रीक वाला पार्ट आता। अच्छा रेसलमेनिया 34 में करवाया इन्होंने, जब दोनों ही जाने वाली स्टेट पे आ गए थे कि अब तो भाई ओल्ड एज हो गया हूँ मैं। टेकर के अच्छा तो वो जॉन बहुत सीना आइकॉनिक वर्सेस मैच बिग है। शो था आई थिंक रेसलमेनिया। बिग शो और एज भी जिसमें था वो उसमें। कौन सा चैंपियन, यूएस चैंपियनशिप जीता था। यूएस वो शायद नहीं, इनका 24 का मैच था, आई गेस ट्रिपल थ्रेट था। एज था इसमें, जॉन सीना था और बिग शो था आई गेस। हाँ Okay. तीनों ब्रांड के मेरे को चैंपियंस उससे हैं भी सब। पहले का याद वो है, JBL के जिसमें against वो होगा घूमने फिर। वाली चैंपियनशिप भी नहीं थी JBL I वाला think। होगा फिर। नहीं वो घूमने वाली भी नहीं थी, और पहले अच्छा, उससे भी Spirit नहीं पहले थी। की था। आई थिंक पहला तो जॉन सीना यूएस टाइटल वाला JBL के अगेंस्ट उसने वो FU मारी थी उसको पहली बार, FU एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी नहीं था नाम उसका। अच्छा हाँ, तब पता नहीं, अब तब शायद रेसलमेनिया वाला मैच ना हो, कोई कहीं और हुआ। रेसलमेनिया 20 था आई थिंक, 20 का कार्ड देखना। 20 हो सकता है, पता नहीं, मुझे लग रहा है, आई थिंक उसमें अंडरटेकर वर्सेस केन हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो जॉन सीना का यूएस टाइटल वाला बोल रहे हो JBL के अगेंस्ट था, पता नहीं, एक बार देख लेता हूँ। JBL के अगेंस्ट तो उसका वो हुआ था WWE चैंपियनशिप। हाँ वो WWE चैंपियनशिप थी ना। हाँ वो घूमने वाला अरे टाइटल हाँ, था। सही बोल रहे हो। रेसलमेनिया 20 में जॉन सीना है ना? डिफीटेड बिग शो टू बिकम न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। 20 में हुआ था। मेरे को कुछ याद है ऐसा, बहुत छोटा सा उसका वो था लेकिन रैम। मेरे को याद ही नहीं है, मेमोरी में नहीं मेरी। मुझे बिग शो को वही एज वाला याद है, बिग शो एज ट्रिपल थ्रेट वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला। ओके ओके, ये मेरे को याद है ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि मेरे को याद है जॉन सीना लड़ा तो था किसी से अरे उसमें रेसलमेनिया में। बहुत पुराना होगा ये। अरे वो उसके बाद ही, मेरे को अरे ये बहुत वही faint तो नहीं memories है हैं इसकी। उसके बाद ही सीना फिर वो घूमने वाली टाइटल लाया था यूएस वाली। हाँ उसी के बाद वो पहली बार यूएस चैंपियन बना था और उसके बाद फिर वो घूमने वाला लेके आया था। हाँ अब आ गया ध्यान में। ओके। अच्छा, कमिंग बैक टू रेसलमेनिया 40 फाइनल। अब ठीक है, अब आपने वीडियो तो नहीं बनानी ना आपने कहीं उस पे रेसलमेनिया 40 प्रेडिक्शंस कुछ मोहितवर्स पे आ रहा हो? ना मैं मतलब ऐसे WWE अगर मेरे को ऐसा करना होता तो फिर वो जो मैंने वीडियो बनाया था उसके तुरंत बाद एक और फिर एक और फिर एक और कुछ रेसलिंग चैनल ही बना देता उसको मैं। वो सिर्फ एक ऐसा रिएक्शन ओपिनियन चैनल है, कुछ भी देखूंगा मेरे को अच्छा लगेगा तो उस पर मैं ऐसे कमेंट्री टाइप का तो करूंगा। अभी तक भैया nothing else। टोटल 10 मैचेस अनाउंस्ड हैं रेसलमेनिया के लिए, ठीक है? दोनों नाइट्स के लिए। हाँ दोनों नाइट्स के लिए। और ऐसा अभी सुना मैंने कि 4 मैचेस वो और डालेंगे इसमें। मतलब उनका प्लान है 7 मैचेस पर नाइट के। तो अभी 4 और, मतलब काफ़ी सारे बच रहे हैं। जैसे बियांका ब्लेयर जेड कारगिल वाला मैच था, अभी जेड कारगिल आई थी, रॉयल रंबल में डेब्यू किया। और मेरे हिसाब से वुमेन मैचेस ज़्यादा हैं। रे मिस्टीरियो को कुछ भी नहीं हो रहा है कार्ड पे। सोलो सिको और डोमिनिक, काफ़ी सारे रेसलर्स बचे हुए हैं। शायद सेलिब्रिटी करवा सकते हैं मैच, जैसे बैड बनी आता है हमेशा,
सिंगर, तो हो सकता है। पर जो मैचेस अनाउंस्ड है कॉन्सर्ट है किसी का इस बार? पता नहीं, वैसे वीकेंड का होना तो चाहिए क्योंकि वो 5th टाइम वीकेंड का मैं वही बोलने वाला था, वीकेंड फिर से कर रहा है इस बार ना, तो होना ये तो तो चाहिए लगातार वैसे। 5th रेसलमेनिया जब वीकेंड आ रहा है, ये तो ज़्यादा ही हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया वैसे। बहुत बड़े फैंस हैं भाई वीकेंड के। बहुत। पर जहाँ कार्ड की बात कर रहे थे, हाँ, कार्ड की बात। अच्छा, तब तक आप वो बता दो, मैं कार्ड खोलता हूँ कि कौन कौन से मैचेस। आप फाइनल प्रेडिक्शन बताना, सारे मैचेस मैं आपको बताऊंगा, आप बताना कौन जीत सकता है। तब तक आप बताओ रेसलमेनिया। मैं बहुत ज्यादा फॉलो फिर नहीं भी करी, मतलब अपने मैंने मतलब according मेन स्टोरी लाइंस फॉलो जितना करी आपको है। लगता है। मेन मैचेस तो- पूछ लेना, पूरे मत हाँ। पूछो, मेन पूछ लो जो और टॉप तब 2 तक आप वो टॉप बता 3 दो है। रेसलमेनिया 40 का स्टेज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि आपने फेवरेट स्टेजेस ही बता दो रेसलमेनिया के अभी तक। हाँ ओके, मेरे को पिछला वाला बहुत अच्छा लगा था, हम्म। जो वो डे नाइट वाला था, काफी अच्छा था वो। हाँ सही, तो वो तो है। हाँ। 33 का याद है वो- आपको? ऐसे मतलब अगर एक फेवरेट पिक करना होगा तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि वो हर बार बहुत ग्रैंड स्टेज बनाते हैं। सबसे बेकार, और ना वो सबसे बेकार। मेरे को पता नहीं क्यों, पर वो जो डे नाइट एम्बियंस होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है हमेशा, कि वो दिन में शुरू होता है और वो दिन में, मतलब क्योंकि अपन लोग शायद रेसलिंग नहीं देखते हैं, तो वो दिन में स्टार्ट होके वो जो पूरा रात में ट्रांजिशन करता है, दिन में होता है, फिर वो शाम होती है, फिर वो रात होती है, तो वो इट ऑलवेज फील सो गुड बहुत प्यारा कि लगता मतलब आप हर स्टेज में, हाँ, तो मतलब वो एक पार्ट ऑफ द एम्बियंस है। हाँ, अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया से जब हुई एलिमिनेशन चैम्बर, तो वो भी सनसेट हो रहा था, पहले धूप लगी थी, उसके बाद सनसेट हुआ और अंधेरा हुआ, बहुत सही लगता है। मेरा फेवरेट तो 33 है, और 29 भी। एक 29 जिसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया था उन्होंने, 33 तो बहुत लंबा रैंप था, ये बहुत सही था। लास्ट ईयर भी बहुत तगड़ा से। इस बार कुछ ऐसे रूमर्स हैं कि रिंग के ऊपर वो बहुत बड़ी सी बेल लगाएंगे, वो फिलाडेल्फिया जो जहाँ पे है। हाँ, वो बेल तो चल ही रही है ना हाँ, उनकी, बेल का तो वो है उसको ही। कुछ करेंगे रिप्रेजेंट। अच्छा, मैं मैचेस बताता हूँ फिलाडेल्फिया है तो उनका है वो बेल से फिलाडेल्फिया। थोड़ा। ओके। बेल तो वो उनका अच्छा, है। टैग टीम चैंपियनशिप्स वाला तो आपको पता ही है, तो आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन जीत सकता है? न्यू डे इन्वॉल्व है, डेमन मेरे ख्याल से रिटेन रिटेन करेंगे वो। और अगर उनको सेपरेट करनी है, मतलब अलग हटाना और कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स करना है, तो फिर वो मिज और उसको जिता सकता है। हाँ, ऑसम ट्रुथ है ना। ओके, इससे नेक्स्ट मैच है जे उसो वर्सेस जिमी उसो, ब्रदर वर्सेस ब्रदर। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है इसमें जे उसो को जिता सकते हैं वो लोग, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि जिमी काफी कॉस्ट करवा चुका है ना उसको, काफी मैचेस ये वो। हाँ, और मतलब ये रिडेम्पशन सॉर्ट ऑफ भी है ना, कि मतलब अगर, क्योंकि जिमी उसो को जिताना डज नॉट सर्व एनी पर्पस हियर, क्योंकि वो सरप्राइज एलिमेंट भी नहीं है, ठीक है, और मतलब कुछ भी सर्व नहीं करता। तुम जिमी को जिता करके, ना तो टाइटल है इसमें इन्वॉल्व, ना ही मतलब क्या होगा। तो इसके अलावा जो वुमेंस वाले मैचेस मैं टच नहीं करना चाह रहा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि उन पे इतना होगा भी नहीं। तो हम मेन आते हैं। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस, वो कैसा रहेगा? मुझे लग रहा है ड्रू मैकिंटायर जीतेगा। चलो बढ़िया, ड्रू उसका मैकिंटायर। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के 2 टाइटल विन रही हैं, चैंपियनशिप विन्स, और दोनों ही ऑडियंस के सामने नहीं थी। सो ही डिजर्व्स अ विन, और उसने अपने आप को इतने लंबे टाइम में प्रूव किया है। और सेथ रॉलिंस का जो वो है ना चैंपियनशिप रेन, वो थोड़ा सा वो भी हो गया है अब, मतलब लोग थोड़े बोर भी हो गए मुझे लगता है। तो इसके आगे चलते हैं। नाइट 1 का जो हमारा मेन इवेंट होने वाला है, टैग टीम मैच बिटवीन कोडी, सेथ और रोमन रॉक, इसका कौन विनर होगा? वो रॉक और रॉक की टीम 100%, वो तो उसको तो हम डिस्कस कर ही मजा चुके ही नहीं आएगा। डेफिनेटली। एंड फिर मेन इवेंट, क्या भाई कोडी क्राई बेबीज जीत जाएंगे, या फिर द फाइनल बॉस और द रॉक, मतलब हमारे और रोमन रेंस फिर से रिटेन करेंगे चौथी बार? आई थिंक इसमें कोडी रोड्स को जिताएंगे, ज़्यादा मुझे डेफिनेटली, लगता है। मेरा भी यही है प्रेडिक्शन, टू बी ऑनेस्ट। और हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया यार, इसके आगे डिस्कस करने के लिए कुछ है ही नहीं, सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। रेसलमेनिया 40 है, तो रेसलमेनिया 40 पे कुछ आपका रिएक्शन वगैरह जरूर डालना यार, हम लोग देखेंगे, मज़ा आएगा। ट्विटर पे हो गया, कहीं पे हो गया, तो मज़ा आएगा। 6 और 7 को है ना?
हाँ 7 और For 8 को, India. मतलब हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ अपने यहाँ 7 और ठीक है, तब तक तो हम लोग दिल्ली से वापस भी आ जाएंगे। मैं वही डर रहा था कि मतलब दिल्ली वाले उसमें फॉल ना करे बस। ठीक है। 7 और 8 को। तो ओ ये तो बढ़िया। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, 6 को मेरा बर्थडे आता है। ओह 7 नाइस। को ये और 8 को वो, मतलब 3 दिन लगातार। ओ हो सेलिब्रेशंस। सही है भाई। चलो मजे हो रहे हैं। चलो भैया, चलो रैप अप कर देते हैं इसको मेरे अकॉर्डिंग अब, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया और मेरी बैटरी खत्म हो चुकी है। तो नयन तुम कर दो, ठीक है। तो ठीक है भाई, मोहित भैया आए 1 साल बाद वही रेसलमेनिया सीजन के अंदर। आई होप कि इनको भी मजा आया होगा, हमको तो बहुत मजा आया। और इस बार बहुत इनकी मजा आया भाई। भाई Thank इनकी you so much नॉलेज मेरे और को बुलाने के लिए। बढ़ गई है होपफुली यार। अपन अगले रेसलमेनिया में फिर से करेंगे, अपने को फिर से ऐसा मौका देगी WWE करने का। डेफिनेटली भाई, तो डेफिनेटली 100%। तो मैं नयन हूँ, वो जय है और वो मोहित भी है। और आखिरी शब्द। एक सेकंड, वैसे ज़रूरी नहीं है ठीक है कि हम एक साल बाद ही मोहित भाई को लगाएंगे। अगर कुछ ऐसा होता है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो जाती है, Summer Slam हो कि गया। नहीं अब तो बात करनी चाहिए, बिल्कुल, तो ज़रूर। मेरा नंबर है तुम्हारे पास, जस्ट कॉल मी व्हेनेवर यू फील लाइक। मजा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू सो Thank मच you, फॉर brother. हैविंग मी। ओके, बाय बाय।